अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप्सो के खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। जी हाँ जी, फाइनली आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल की लास्ट एपिसोड, जिसका शिद्दत से आपको भी इंतज़ार था और आपके साथ साथ मुझे भी इंतज़ार था। तो देखते हैं कि असीर जहाँ की लास्ट एपिसोड में बनता है क्या। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जल्दी से वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तरफ से अपलोड की जाने वाली वीडियो का डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। खदीजा बेगम को एक उनसी हो गई थी आलियान के साथ। वो भी मुस्कुराता इन्हें ढेर सारी बातें बता रहा था अपनी, जबकि कर रहा तो इनके पास भी सो गया था। इसलिए आज भी वो इसे अपने साथ कमरे में ले आई थी जहां वो इन्हें अपने स्कूल की ढेरों कहानियां सुना रहा था। जबकि सफदर साहब भी हर थोड़ी देर बाद आलियान पर नज़र डालते मुस्कुराते से देखते। जबकि आलिया आज जरमान खान का कमरा लाल गुलाबों की पत्तियों से सजा हुआ था। पूरे कमरे में एक हसीन महक छाई हुई थी। हाला नूर आईने के सामने बैठी खुद को देख रही थी। हल्के मेकअप लेकिन सुर्ख लिपस्टिक होठों पर सजी थी, माथे पर टीका था, साइड पर एक भारी झूमर डाले वो सर पर भारी दुपट्टा डाले सुर्ख जोड़े में बेपनाह हसीन लग रही थी। जरमान खान की बेताबियां और सरगोशियां याद करते इसके हाथ भीग रहे थे। वो कभी खुद को देखती आईने में, कभी पलटकर कमरा देखती जो खूबसूरती से सजा था। जब दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने पलट कर देखा था, जहां ब्लैक शेरवानी में सुर्ख सफ़ेद रंगत में खड़ा जरमान खान इसे मोहब्बत पाश नज़रों से देखता, दरवाजे को पीछे से बंद कर गया। नूर ने चेहरा मोड़ते वापस खुद को आईने में देखा और अपनी चूड़ियों से सजे हाथों पर नजरें टिका गई, जबकि हाथों में कपकपाहट वाजे थी, जिसे दूर से ही जरमान देखते हुए गहरा मुस्कुराया था। इसके करीब बढ़ते कदमों पर नूर की सांसें दरहम बरहम होना शुरू हो चुकी थी। वो इसकी खुशबू को अपने बहुत करीब महसूस करते नजरें झुकाए खड़ी गहरी सांसें भर रही थी। वो इसके कांपते हाथों पर नजरें टिकाए इसके करीब जाते खड़ा हुआ था और इसके पूंछ से गुजारते एक हाथ इसके हाथ पर रखा था और फिर दूसरा हाथ भी इसके हाथ पर रखते थोड़ी इसकी गर्दन पर टिकाते जरमान ने आंखें बंद की थी, जबकि इसके लम्स को पाते नूर ने भी सुकून से आंखें बंद की थी। इसे वो रात याद आई थी जब साद ने इसे इसी दिन बेइंतहा अज़ियत दी थी। अचानक से नूर ने अपनी आंखें खोली थी और झटके से इससे दूर हुई थी। जरमान जो यकीन करना चाह रहा था कि इसकी मोहब्बत, इसका इश्क इसके सामने, इसके निकाह में है, वो इसके लम्स में खो सा गया था कि इसके झटकने पर दूर होते हैरत से इसे देखने लगा, जो इसे देखते गहरी सांसें भर रही थी। आंखों में ढेरों आंसू थे, इसकी घबराहट सवा नेज़े पर थी। वो होश में आते शर्मिंदा से जरमान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर एक कर्ब था। वो इसे धुतकार गई थी, इसके पहले लम्स को झटक गई थी। इसकी अना पर यह बात ताजियाना की तरह बजी थी, लेकिन सामने जो लड़की खड़ी थी वो इसके लिए इसकी अना से भी बढ़कर थी। वो सब्र का घूंट भरते अपने टूटे दिल की किरचियां समेटते पलट गया था। जब नूर ने नफ़ी में सर हिलाया था और तेजी से इसके करीब जाती इसके सीने का हिस्सा बनी थी कि जरमान हैरत ज़दा सा अपने सीने से लगे इसे देखने लगा। दोनों की सांसों में तलातुम बरपा था। जरमान संजीदा सा यूं ही खड़ा रहा, लेकिन वो इससे दूर नहीं हुई। यूं ही इसके सीने में मुंह छुपाए खड़ी रही और बिलक बिलक कर रोती रही। क्यों इन कीमती मोतियों को ज़ाया कर रही हो? कुछ तो तरस खाओ मुझ पर। जरमान ने इसका चेहरा उठाते देखा था, जो सुर्ख चेहरा लिए भीगी आंखों के साथ नजरें झुका गई थी। हमें माफ़ कर दे मान, हम ऐसा नहीं चाहते थे, हम अचानक घबरा गए थे, वो रोती हुई बोली थी। सलमान ने तड़पते इसके आंसू साफ किए थे और इसके माथे पर होंठ रखे थे। वो इसकी कैफियत अच्छी तरह समझ रहा था। वो इस रिश्ते से खौफजदा थी। इसे जो अजियतें इस रिश्ते से मिली थी वो इतनी आसानी से कैसे कंफर्टेबल होती। मैंने कुछ कहा सनशाइन, कोई बात नहीं। सलमान ने नरमी से मोहब्बत भरे लहजे में कहते इसकी आंखों पर होंठ सब्त किए तो वो सुकून से आंखें बंद कर गई। बस तुम रोया मत करो, मेरा दिल तड़प उठता है तुम्हें रोते देख। दिल करता है हर इस चीज़ को दुनिया से मिटा दूं जो तुम्हारे रोने की वजह बने। जरमान ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो खामोश नज़रों से इसे देखने लगी। वो कितना प्यारा शख्स था, वो क्यों था ऐसा? कोई कैसे इस इंसान से प्यार ना करता? वो मजबूर कर देता था कि इसे प्यार किया जाए और हाला नूर मजबूर हो गई थी इस शख्स के आगे। ऐसे मत देखो सनशाइन, मैं कैसे खुद को रोकूंगा फिर? वो इसकी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे इसके माथे से माथा टिकाए बेबसी से बोला तो वो रोते रोते मुस्कुराई थी। सलमान इससे दूर हुआ था और इसका हाथ थामते इसे ड्रेसिंग चेयर पर बिठाया तो वो नासमझी से इसे देखने लगी, जो इसका दुपट्टे से पिन उतारता इसे एक तरफ रख गया था।
جھومر اور بندیاں اتارتے زرمان نے اس کے بال کھولے تھے کہ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس ادا پر زرمان نے مسکراتے اس کی تھوڑی کو اٹھایا تھا اور آئینے میں سے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اتنی حسین لگ رہی ہو کہ دل کر رہا ہے تم یوں ہی ساری زندگی میرے سامنے سجی سجی سی بیٹھی رہو اور میں یوں ہی تمہیں تکتا رہوں۔ زرمان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو وہ مسکراتی نظریں جھکا گئی تھی۔ یقین ہی نہیں ہو رہا اپنی خوش قسمتی پر، مجھے تم یوں ملی ہو جیسے نظروں کو نور ملتا ہے۔ زرمان نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے تھے اور اسے باقی زیورات سے آزاد کیا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے گہری سانسیں بھرنے میں مشغول تھی۔ زرمان نے ہولے سے مسکراتے اس کی ہر آسائی سے پاک چہرے کو دیکھا اور پھر دور ہوتے کبڑ سے ایک سرخ سادہ سا جوڑا نکالا اور اس کے قریب جاتے اسے نرمی سے بازو سے تھامتے اٹھایا۔ چینج کر لو سنشائن، تھک گئی ہوگی۔ زرمان نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے کہا تو وہ کپڑے تھامتی سارا اس بات میں ہلا گئی۔ اس کے جاتے زرمان نے گہرا سانس بھرا تھا، وہ اس کی تھی، صرف اس کی۔ یہ خیال ہی اتنا حسین تھا کہ وہ مسکراہٹ اس کے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زرمان نے خود بھی آف وائٹ کرتا شلوار نکالا تھا اور چینجنگ روم میں جاتے چینج کیا تھا، جب تک حالہ نور بھی سادہ سے سرخ جوڑے میں کھلی سی واش روم سے باہر آئی تھی۔ تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ زرمان اس کے قریب آتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے واش روم میں گیا تھا، جبکہ نور نے بھی ٹاول سے بال سکھائے۔ اتنے میں مان باہر آیا تھا وضو کر کے۔ نور نے سمجھتے مسکراتے نماز کی طرح دوپٹہ باندھا تھا۔ زرمان نے جائے نماز بچھائے تو حالہ نور نے زرمان خان کی امامت میں نماز ادا کی۔ سلام پھرتے زرمان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے تو نور نے بھی دعا میں ہاتھ اٹھاتے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ کتنا رحیم تھا، اگر اس نے نور کا امتحان لیا تھا تو اس کے انعام میں اسے ایسے شخص سے نوازا تھا کہ وہ ساری زندگی بھی سجدے میں گزارتے اپنے رب کا شکر ادا کرتے تو بھی کم تھا۔ ہمیشہ اپنے لیے ایسے شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو آپ کو اس نظر سے تکے گویا آپ اس کے لیے معجزہ ہو، اور زرمان خان کی آس بھری نظروں سے وہ ہمیشہ واقف تھی، لیکن جان کر انجان بن جاتی تھی۔ اس کی دیوانگی وہ اس کی آنکھوں میں ہی دیکھ سکتی تھی۔ وہ بہت خوش نصیب تھی، جبکہ زرمان خان نے اپنے پروردگار کی تعریف میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اس نے جو سوچا بھی نہ تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ اگر نور اسے نہ ملتی تو وہ کیا کر لیتا، شاید وہ کبھی اسے نہ بتاتا، لیکن اس پروردگار نے اس طرح اس کے لیے راستہ بنایا تھا کہ وہ شکر کرتے تھکتا نہ۔ اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیرتے زرمان نے پلٹ کر اسے دیکھا جو ابھی بھی آنکھوں سے آنسو بہاتی اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زرمان مسکرایا تھا اور اس کی گود میں سر رکھتے لیٹ گیا تھا۔ نور نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آمین کہا تھا اور سر جھکاتے اسے دیکھا تھا جو اس کا ہاتھ تھامتا منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا اور اس کی انگلیوں پر گن رہا تھا، شاید وہ ذکر و اذکار کر رہا تھا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، وہ واقعی اسے بہت معتبر کر گیا تھا۔ نور کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر زرمان کے لبوں پر گرا تھا۔ زرمان نے اس کی ہتھیلی پر اپنے بھیگے ہونٹ رکھتے انہیں چوما اور سر اٹھاتے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں مان، بہت۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے بولی تھی، کون سے لفظوں کو محبت میں پرو کر اسے بتاتی کہ وہ کیا تھا اس کے لیے۔ زرمان اس کی بات پر فقط مسکرایا تھا۔ آپ ہمیں روشن ستارہ کہتے ہیں نا، لیکن ہم ہماری زندگی کے واحد چاند ہیں۔ آپ چاہے جانے کے قابل ہیں، آپ سے بے انتہا عشق کیا جائے، آپ اس قابل ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی تھی اور زرمان خان سانسیں روکے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ دنیا میں ایسا کچھ نہیں ہے جس کی مثال دے کر ہم آپ کو بتا سکیں کہ ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس نے زرمان کے گال پر ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے روتے ہوئے کہا تھا اور وہ یک ٹک دیوانہ واری سے دیکھ رہا تھا۔ نور نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تھے اور تا دیر یوں ہی ٹھہری رہی۔ زرمان نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا اور جیسے اسے یقین آیا تھا کہ وہ اس کی ہو گئی ہیں، وہ دور ہوئی تھی اور اس کے گال پر ہونٹ رکھے تھے۔ زرمان ساکے سا اپنی جگہ بیٹھا تھا، جسم میں خون شدت سے دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ نور نے دور ہوتے اسے دیکھا تو وہ یوں ہی اسے دیکھتا رہا۔ نور نے اسے یوں دیکھ مسکراتے سر جھکایا۔ کیا وہ اس کا اقرار تھا؟ کیا وہ اسے معتبر کرنا چاہتی تھی؟ زرمان کی آنکھیں بھیگی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے حالہ کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا اور اسے اپنی گود میں اٹھایا تھا۔ وہ مسکراتی آنکھیں بند کرتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی۔ زرمان کے قدم بستر کی طرف بڑھے تھے۔ اس نے نرمی سے اسے بستر پر لٹایا تھا اور اس پر جھکا تھا۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ زرمان نے اس کی آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے وہ بتیوں کو بجھا گیا تھا۔ چاند کی چاندنی جو ہمیشہ ان کی محبت کی گواہ تھی، آسودہ سی ان کے ملن پر مسکرائی تھی۔ وہ کافی دن سے اپنے فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ لیزا بیگم نے اسے کئی فون کیے لیکن وہ بیگانہ بنا رہا۔ ایک بار بھی کال ریسیو نہیں کی تھی اس نے، جبکہ بی جان کو وہ روز فون کر کے ان کا حال احوال جانتا۔ لیزا بیگم نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی۔ بی جان بھی بے بس تھی۔ انہوں نے بہت بار ایام سے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے بات کر لے، لیکن وہ صاف انکار کر دیتا۔ ابھی وہ دروازے پر ہونے والی دستک سے اٹھا تھا، شرٹ لیس وہ بلیک ٹراؤزر میں تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے۔
आंखें नींद की वजह से सुर्ख हो रही थी। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं, असफंद राना खड़ी थी। इन्हें देखते सयाम के माथे पर बल पड़े थे। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो संजीदगी से दरवाजे के बीचों बीच खड़े बोला था। शायद साफ इनकार था कि वो यहाँ से ही वापस लौट जाएं। बापू तुम्हारा भूलो मत। इन्होंने सर्द नजरों से सयाम को देखा था। ये आपका बार बार लफ्ज़ी तौर पर याद दिलाना कहाँ भुला सकता हूँ। क्या मेरे बाप हैं? सयाम ने इन्हीं की तरह सर्द लहजे में जवाब दिया और वहीं से अंदर की तरफ बढ़ गया। यहाँ इस छोटे से घर में तुम रह रहे हो? असफंद साहब चारों तरफ देखते हुए बोले। 2 बड़े कमरे, एक वसी लाउंज, कॉर्नर पर एक अदद नॉर्मल लेकिन वेल फर्निश्ड किचन बना था। मैं इस घर में फिट आ जाता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है। वो ट्राउज़र की जेबों में हाथ फंसाए बोला था। असफंद साहब ने संजीदा नज़रों से इसे देखा था। अपने घर वापस चलो। वो इसे हुक्म दे रहे थे या रिक्वेस्ट कर रहे थे वो समझ ना सका। यही मेरा घर है। वो घर असफंद राना के हैं सिर्फ। वो भी इन्हीं की तरह संजीदगी से बोला तो आंखों में आंखें डाले। तुम्हारी माँ ने वहाँ रो रो कर मेरा दिमाग ख़राब किया है और तुम्हें कोई एहसास नहीं है? असफंद साहब इसकी ढिठाई देख दरश्तगी से बोले थे, लेकिन वो यूं ही बेगाना बना रहा। आपको एहसास करना चाहिए, आपकी बीवी हैं। साफ साफ लफ्ज़ों में ये जिताया गया कि इसकी शर्त मान लेंगे तो वो भी घर आ जाएगा। वो इन्हीं का बेटा था। इनसे कम एटीट्यूड तो ना था इनके बच्चों का। असफंद साहब को आग लग गई थी। तुम्हें एहसास नहीं है? तुम्हारी माँ है, वो तुमसे बात करना चाहती है लेकिन तुम बात तक नहीं कर रहे इससे। असफंद साहब के लफ्ज़ों में इश्ताल था। मैं रोहा खावर से शादी करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस बात पर मुत्तफिक है तो मैं घर वापस आ जाऊँगा, नहीं तो मैं वैसे भी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोग भी भूल जाइएगा कोई बेटा था आपका। सयाम ने मुद्दे की बात की थी। असफंद साहब ने इसे सख्त नज़रों से घूरा था। तुम हमें धमकी दे रहे हो? असफंद साहब ने गुस्से से पूछा। जो आप समझे। वो कंधे उचका गया था। असफंद साहब ने आंखें बंद करते जब्त से गहरी सांस भरी थी। ठीक है, तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। वो गुस्से से चबा चबा कर बोले थे। इनकी बात पर सयाम एक तरफा मुस्कुराया था। मैं कैसे मान लूँ कि आप सच कह रहे हैं? वो जानकर इन्हें जलाते हुए बोला। असफंद साहब ने मुट्ठियां भींचते इसे देखा। तुम चाहते हो मैं तुम्हें पीटते हुए यहाँ से लेकर जाऊं? वो धाड़े थे। सयाम हंसता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया था। वो शावर लेकर निकली थी। बालों को ड्रायर से सुखाते अब इन्हें सुलझाना और फिर बनाना एक बड़ा मरहला लगा था। वो मुंह बनाकर अपने कमर पर लहराते सुनहरे बालों को देखती और फिर सामने खड़ी यारम को, जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में खुले कॉलर के साथ स्विमिंग पूल के पास खड़ा किसी से कॉल पर बात कर रहा था। अर्शिया ने मुस्कुराते इसे देखा था। वो कितना दिलकश था और सिर्फ इसका था। वो यूं ही खड़ी से तक रही थी जब यारम ने फ़ोन रखते पलट कर इसे देखा जो इसे ही देख रही थी। वो इसे देख खूबसूरती से मुस्कुराया और चलता इसके करीब आया। हाथ में थामा बुरश और इसके उलझे लम्ब बालों को देखते वो समझ गया था, इसलिए इसके हाथ से बुरश लेते यारम ने इसके बाजुओं पर हाथ रखते नरमी से इसके रुख आईने की तरफ किया और इसके बालों को खुद सुलझाने लगा। वो मुस्कुराते ही इसे देखने लगी। वो इस तरह इसके नाज़ो नखरे उठाता अच्छा लगता था। वो एहतियात से इसके बालों में बुरश फेर रहा था जैसे इससे ज़रूरी काम कुछ ना हो। थोड़ी देर में वो इसके बाल सुलझाता बुरश को रख गया था। नज़र उठाकर देखा तो वो मुस्कुराती इसे देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? यारम ने आईब्रो उठाते सवाल किया तो वो पलटी और इसके गले में बाहों का हार डाल गई। आप मेरे हैं, मैं जिस तरह भी देखूं मेरी मर्जी। वो इसकी दिलकश दाढ़ी के पीछे छुपे लबों को देखती बोली थी कि यारम ने भी इसकी कमर पर हसार मजबूत किया। ये रूल मुझ पर भी लागू होता है ना? वो इसके कान के करीब झुकता शौक लहजे में बोला तो वो लब दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकती सरस बात में हिला गई। इसकी बात पर यारम की मुस्कुराहट जरा सिमटी थी। नजरें सिरकती हुई नीचे गई तो इसकी गर्दन पर जा टिकी। ये सराहीदार गर्दन हमेशा इसकी नज़रों को अपनी तरफ खींच लेती थी। अगर वो कहता कि इसकी आधी खूबसूरती इसकी सराहीदार गर्दन में छुपी थी तो गलत ना होगा। यारम ने झुकते इसकी गर्दन में गहरा सांस भरा। अर्शिया के पूर ने इस एहसास को महसूस किया। वो आंखें बंद कर गई थी। यारम ने नाक इसकी गर्दन पर सहलाते बोसा दिया तो वो आंखें मीच गई। मैं इसी तरह से सराहूंगा, तुम्हें बर्दाश्त कर लोगी? यारम ने इसके कान में सरगोशी की थी कि वो इसके सीने पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की तगोदू करने लगी। सांस घुट रहा था। वो कैसे खुद में इतनी शिकत लाती कि इस इंसान को बर्दाश्त करती? अभी मेरे जख्म पूरी तरह से भरा नहीं है। अर्शिया ने जैसे जवाब पेश किया था। यारम होश में आते दूर हुआ और अपनी दाढ़ी से इसके बाल हटाए थे। मुझसे जान छुड़ाने का अच्छा बहाना है, यारम ने इसका सुर्ख चेहरा देखते कहा था, लेकिन इसकी सुनहरी आंखें अभी भी इसकी नीली आंखों पर टिकी थी। आपको लगता है मैं आपसे डरती हूँ? अर्शिया ने आंखें छोटी करते कहा था। यारम ने सरस बात में हिलाया और इसके बालों को कान के पीछे उड़ेसा। मैं बस अपनी जख्म की वजह से एहतियात करती हूँ, अर्शिया ने आंखें घुमाते हुए कहा था। जिस जख्म की आप बात कर रही हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह भर चुका है, बस इसका निशान बाकी है मेरी जान। यारम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते इसे इसके झूठ का सरा थमाया तो अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी और वो माथे पर बल डाल गई। जी नहीं, मेरा जख्म है, मुझे पता है, अभी भी मेरा थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। वो इसके सीने पर हाथ रख कर इसे खुद से दूर करती बोली तो यारम का कहका गूंजा जबकि अर्शिया का चेहरा खफत से सुर्ख पड़ा। इसी लम्हे दरवाज़ा नॉक हुआ तो अर्शिया ने जाते दरवाज़ा खोला, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत को देखकर अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी।
تھی، چہرے کے تاثرات سنجیدہ ہوئے تھے۔ مجھے یارم سے کچھ بات کرنی ہے، روحا نے کپ کپاتے لہجے میں اپنے آنسوں پر بند باندھتے ہوئے کہا تھا۔ عرشیہ نے خاموشی سے اس کے کانپتے ہاتھ اور سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ 2 لمحے یوں ہی گزرے، لیکن پھر وہ ایک طرف ہوئی تو روحا نے کمرے میں قدم رکھا۔ یارم جو اپنے ہاتھ میں تھامی فائل کو دیکھ رہا تھا، کسی تیسرے کے کمرے میں موجودگی محسوس کرتے یارم نے سر اٹھایا تو اس کی نظر سامنے ہلکے آسمانی رنگ کے سوٹ میں نماز سٹائل میں دوپٹہ پہنے روحا خاور پر پڑی، جسے دیکھتے یارم کے تاثرات لمحے میں بدلے تھے۔ وہ اسے 10 قدم دور کھڑی نم آنکھوں سے دیکھنے لگی، جو سرد تاثرات کے ساتھ پیشانی پر بال ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ یارم نے دوسری نظر عرشیہ پر ڈالی تھی، جو سینے پر ہاتھ باندھے دور کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی تم سے، وہ آنسوؤں کا گولہ نگلتے ہوئے یارم سے بولی تو یارم نے گہری سانس بھرتے ضبط سے آنکھیں بند کرتے کھولی اور اسے سامنے رکھے صوفے پر ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحا سر جھکاتی چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے پر جا بیٹھی، جبکہ عرشیہ یوں ہی خاموشی سے کھڑی تھی۔ یارم روحا کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتا نظریں جھکا گیا تھا، شاید اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ میں وہ تم سے، روحا کی دبی دبی آواز حلق میں اٹک رہی تھی، لیکن منہ سے وہ کچھ کہہ نہ پا رہی تھی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کیسے اپنی غلطیوں کی تلافی کرے۔ یارم نے نظریں نہیں اٹھائی تھی، وہ خاموشی سے یوں ہی بیٹھا رہا۔ میں معافی چاہتی ہوں تم سے، روحا نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے تھے، لیکن وہ سر جھکا گئی تھی۔ نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کی ہمت نہ تھی، اس میں آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ یارم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کیا کوئی یاد نہ آیا تھا اسے، وہ وقت، وہ بدنامیوں کی آوازیں، وہ اس کا دل ٹوٹنا، اور پھر وہ خاور صاحب کی موت۔ وہ کرب سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ کیا یہ دکھ بھلائے جانے کے قابل تھا؟ روحا ہچکیوں سے رونے لگی تھی، ہاتھ جڑے ہوئے تھے لیکن سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ جو کہتا تھا کہ اگر اب وہ اس کے سامنے آئی تو اس کو جان سے مار دے گا، لیکن آج وہ اتنی اذیتوں کو جھیل کر اس کے سامنے بیٹھی تھی کہ موت شاید بہت چھوٹی سزا ہوتی اس کے لیے۔ میں تڑپ رہی ہوں تمہاری معافی کے لیے، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی۔ ان 5 سالوں میں نے ہر لمحہ اس اذیت میں گزارا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، وہ بری طرح سے بلکتی ہوئی بولی تھی۔ عرشیہ کے تاثرات میں نرمی آئی تھی اسے اس طرح دیکھ، جبکہ یارم نظریں جھکائے بیٹھا تھا، کیونکہ اگر کوئی اس کی آنکھوں اس وقت دیکھ لیتا تو بآسانی اس کے اندر جھانک لیتا۔ تمہارے ساتھ کیے دھوکے اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے گئے سلوک کی میں نے بہت بھاری قیمت ادا کی ہے یارم۔ تم سب کے لیے وہ فقط 5 سال تھے، لیکن میرے لیے، وہ کہتے کہتے چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی، لیکن یارم یوں ہی بیٹھا رہا، میرے لیے وہ 5 صدیاں تھی۔ ایک لڑکی کو جب پتہ چلے کہ اس کی محبت غلیظ تھی، گندی تھی، گند تھی، ہوس زدہ تھی اور وہ اس کی قید میں پھنس چکی تھی، تو تم نہیں جانتے اس پر اس لمحے کیا گزرتی ہے۔ میں نے ہر وہ لمحہ برداشت کیا ہے، میں نے اپنی کی گئی غلطیوں کی بہت بھیانک سزا بھگتی ہے یارم، میں نے تمہارا دل توڑنے کی بہت بھیانک سزا بھگتی ہے۔ وہ نفی میں ساری لاتیں سسکیاں بھر رہی تھی۔ یارم کرب سے آنکھیں میچ گیا تھا، جبکہ ساکت کھڑی عرشیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں جس خوبصورتی پر اتراتی تھی، میں جس پیسے کی طلب کرتی تھی، اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آج میرے جسم پر انگنت نشان ہیں جو ساری زندگی مجھے اس بات کا احساس دلاتے رہیں گے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھتی ہوئی بولی، سسکیوں اور کپ کپاتے لب اس کی اذیت کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تم آج اپنی زندگی میں بہت خوش ہو، میری دعا ہے تم ہمیشہ اس طرح خوش رہو، لیکن میں بہت اذیت میں ہوں یارم، تمہارا دل دکھا کر میں بہت اذیت میں ہوں، اس لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بولی تھی، لیکن یارم نے سر نہ اٹھایا۔ دل ان یادوں کو یاد کرتے بری طرح تڑپا تھا، وہ جانتا تھا کہ اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، وہ اسے اس اذیت سے اب نکالنا چاہتا تھا۔ یارم جیسا شخص اس سے زیادہ اس لڑکی کو اذیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا، جو ہوا وہ سوچے جانے کے لائق نہیں ہے، نہ ہی کوئی وہ سب بدل سکتا ہے، اس لیے تم بھی اپنا خیال رکھو اور کوشش کرو کہ اس اذیت سے اور تکلیف سے خود کو دور کر لو۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا ضبط سے۔ وہ وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، جبکہ روحا آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھی، وہ اس انسان نے ایک جھٹکے میں اس کے دل سے بوجھ اتار دیا تھا۔ وہ یوں ہی بت بنی بیٹھی تھی، لیکن یارم وہاں سے جا چکا تھا، شاید وہ کہہ چکا تھا، لیکن یہ اذیت اتنی کم نہ تھی، وہ بھی بہت تکلیف میں رہا تھا۔ کیا آسان ہوتا ہے ماضی کی تکلیفوں کو بھلا دینا؟ روحا کی کیفیت عجیب ہونے لگی تھی، اس کا دل بہت بھاری ہونے لگا تھا۔ واقعی ماضی بھلانا آسان نہیں ہوتا، نہ وہ اپنا ماضی بھلا سکتی تھی اور نہ ہی یارم۔ وہ خاموشی سے اٹھتی وہاں سے چلی گئی۔ دادو، ماہی بھابھی اور میر بھائی کو بلائیں نا، وہ دونوں کب نیچے آئیں گے؟ زیان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا کہ پیچھے سے آتے زاویار نے اس کے سر پر پیچھے سے ایک لگایا تھا۔ ہانم نے بھی اس کے ساتھ ہی آتے زیان کی باتیں سنتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کبھی بھی آئیں، تمہارے ایگزامز ہیں، ان پر دھیان دو۔ اس بار مجھے تم صرف کلیئر نہیں چاہیے ہو، بلکہ مجھے اپنے ہاتھ میں ایک اچھا رزلٹ چاہیے، سمجھے تم؟
ज़ावियार ने इसके सामने बैठ से संजीदगी से कहा तो ज़यान ने रोती शक्ल बनाते दादो को देखा। यार दादो, मैं क्या अभी तक 7 क्लास का स्टूडेंट हूँ जो भाई अपने हाथ में मेरा रिजल्ट देखना चाहते हैं? अब तो मेरी हाथ पीले करने की बारी है। मीर भाई के बाद मेरा ही तो नंबर है। ज़यान ने ज़ावियार को बामुश्किल घूरते हुए कहा था, जो अपने नाश्ते में मसरूफ था लेकिन इसकी बातें बहुत गौर से सुन रहा था, इसलिए फौरन नजरें उठाकर ज़यान को घूरा। हानम ने जूस का गिलास भरते ज़ावियार के सामने रखा और मुस्कुराती इसके बराबर में बैठी, जबकि ज़यान ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की थी। चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर किसी लड़की को 25 से पहले डेट भी किया ना तो मैं तुम्हारी वो हालत करूंगा कि दोबारा किसी लड़की की नज़र तुम पर नहीं पड़ेगी। ज़ावियार ने इसे घूरते हुए धमकी दी थी कि ज़यान ने मिस्कीनियत चेहरे पर तारी करते हानम को देखा था, जबकि दादो मुंह पर हाथ रख के अपनी हंसी रोक रही थी। हानम ने ज़यान की मासूम शक्ल देखी तो खुद भी निचला होंठ लटकाते इसे इशारों से ही हौसला दिया और फिर चेहरा मोड़ते खूंखार नजरों से अपने खड़ूस को घूरा, जो खामोशी से नाश्ता कर रहा था। और आप खुद जो बगल में मलिशा बेबी को लेकर घूमते थे, आप बहुत शरीफ थे। हाँ, हानम ने सबको नजरअंदाज किए ज़ावियार को घूरते हुए कहा तो दादो और ज़यान का कहका छूटा, जबकि ज़ावियार ने पलटकर हैरत से इसे देखा, लेकिन फिर देखते ही देखते इसकी आंखों में गुस्सा दर आया था। मैं बच्चा नहीं हूँ, ज़ावियार ने चबा चबा कर कहा और फिर सामने ज़यान को बुरी तरह घूरा। मैं बच्चा नहीं था, ज़ावियार ने चबा चबा कर कहा और फिर सामने ज़यान को बुरी तरह घूरा कि इसकी और दादो की मुस्कुराहट फौरन सिमटी थी, जबकि हानम ने नासमझी से इसको देखा। हाँ, तो ज़यान भी बच्चा नहीं है, माशाल्लाह हैंडसम है मेरे देवर, बिल्कुल हीरो की तरह। हानम ने दूर से ही ज़यान की बलाएं लेते इसे मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए कहा था, जिस पर ज़यान दांत दिखाते मुस्कुराया था, जबकि ज़ावियार ने दांत पीते हानम को देखा था। चुपचाप नाश्ता करो, मैंने कह दिया ना, 25 से पहले अगर किसी लड़की को देखा भी तो तुम्हारी आंखें निकालूंगा। ज़ावियार ने गुस्से से कहा था कि सब फौरन खामोश हुए थे। हानम ने गुस्से से इसे घूरा था और फिर जूस का गिलास मुंह से लगाते बुड़बुड़ाई थी, खड़ूस जल्लाद। लेकिन हमेशा की तरह इसकी आवाज इतनी कम ना थी कि इस तक रहती। ज़यान और दादो दबा दबा सा मुस्कुराए थे, जबकि ज़ावियार ने चमचे पर गिरफ्त मजबूत की थी। ये लड़की किसी दिन इसके हाथों से जान से जाएगी। अभी वो दूसरा नवाला मुंह में डालता कि हानम ने जूस का गिलास रखते मुंह पर हाथ रखा था और फौरन वॉशरूम की तरफ भागी थी। ज़ावियार ने वहीं बैठे बैठे पलटकर हैरत से इसे देखा था और फिर फौरन उठकर इसके पीछे गया था। दादो और ज़यान भी इसके पीछे भागे थे। वो अपने वॉशरूम में जाती बुरी तरह से कह करने लगे थे। सब परेशानी से इसे देखने लगे थे। ज़ावियार वॉशरूम में अंदर जाती इसकी कमर सहलाने लगा था, जबकि इसके माथे पर बेतहाशा बल पड़े थे। हानम उल्टियां कर कर के हलकान हो गई थी। ज़ावियार ने इसका फेस वॉश करवाया था और इसे अपने सीने से लगाया था। वो बिल्कुल नढाल सी हो गई थी। क्या हो, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खाया? ज़ावियार ने इसकी पीठ सहलाते हुए कहा था कि हानम ने गुस्से से चेहरा उठाया, इसे देखा। मैंने कुछ भी नहीं खाया, अभी तो जूस का गिलास ही मुंह से लगाया था, बस पता नहीं क्यों इतना दिल मतला रहा है। वो परेशानी से बोलती वापस इसके सीने में मुंह छुपा गई। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, तुम परेशान नहीं हो। ज़ावियार इसे बाहर लाते हुए बोला, जहाँ ज़यान और दादो परेशान खड़े थे। क्या हो मेरी बच्ची, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दादो ने हानम को गले लगाते हुए कहा। वो रोती सूरत बना गई। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल से मेरा दिल मतला रहा है, आज उल्टियाँ शुरू हो गई। वो नाम लेके मैंने बताने लगी तो दादो के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई। सच्ची बेटा, तू सच कह रही है? दादो ने फिर गहरा मुस्कुराते हुए कहा। तो वो न कहा ज्यादा सी सरस बात में हिला गई। जाओ ज़ावियार, जल्दी से लेडी डॉक्टर को बुलाओ। दादो ने मुस्कुराते पीछे मुड़कर कहा तो ज़ावियार ने अजीब नजरों से इन्हें देखा, जो हानम की इस हालत पर मुस्कुरा रही थी। दादो, डॉक्टर बस थोड़ी ही देर में आ रही हैं, ज़ावियार ने जवाब दिया और हानम को थामते इसे आराम से बिस्तर पर लिटाया और परेशानी से इसे देखने लगा, जो आंखें बंद की नढाल सी लेटी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आई तो ज़ावियार को इस तरह हाथ थामे देख वो मुस्कुराई। मिस्टर सिकंदर, आप प्लीज बाहर जाएं, मुझे आपकी मिसेज का चेकअप करने दें। डॉक्टर की बात पर ज़ावियार के माथे पर बल पड़े। मैं क्यों बाहर जाऊं, ये मेरी ही वाइफ है। आप मेरे सामने इनका ठीक से चेकअप करें और बताएं क्या हुआ इन्हें। ज़ावियार ने सर्द लहजे में कहा तो डॉक्टर परेशानी से दादो को देखने लगी, जो इनकी बात का मतलब समझती ज़ावियार की तरफ मुड़ी और इसका बाजू पकड़ते इसे हानम के पास से उठाया। बाहर चल, तुझ में तो कुछ शर्म व हया नहीं है, लेकिन डॉक्टर और हानम में तो है ना। वो ज़ावियार को घसीटती हुई बाहर ले गई, जो गुस्से से डॉक्टर को घूरता हुआ बाहर आया था। दादू, ये आपने ठीक नहीं किया। मैं अपनी आंखों से देखता कि इस डॉक्टर ने हानम का ठीक से चेकअप किया है या नहीं। वो गुस्से से बोला तो दादू ने सर पर हाथ मारा। क्या करती हुई इस इंसान का आखिर। कुछ ही देर में डॉक्टर मुस्कुराती हुई बाहर आई थी। मुबारक हो मिस्टर सिकंदर, आप बाप के ओहदे पर फाइज होने वाले हैं। डॉक्टर की बात थी गोया धमाका था जो ज़ावियार सिकंदर के सर पर हुआ था। इसके माथे के बाल जो परेशानी से पड़े थे अब डॉक्टर की बात पर सीधे हुए थे, जबकि दादू और ज़यान तो खुशी से झूम उठे थे। डॉक्टर जा चुकी थी, लेकिन डॉक्टर के अल्फाज ज़ावियार के कानों में गूंज रहे थे। वो फौरन दरवाज़ा खोलते अंदर गया था। हानम माथे पर परेशानी से बाल सजाए लेटी थी। ज़ावियार ने इसे परेशान देखा तो इसके कदम भी दूर ही रुके। वो संजीदगी से हानम को देखने लगा, जो खुद भी ज़ावियार के आते से देखने लगी। आंखों में खौफ वाज़ेह था, जो ज़ावियार से मख्फी ना रहा था। जबकि दादू ने आकर पहले इसे गले से लगाया और फिर इसका माथा चूमा था, जिस पर वो जबरदस्ती मुस्कुराई थी। इतनी बड़ी खुशी मिली थी कि आज हमें तेरा बहुत शुक्रिया है बेटा।
दादू ने नाम लीजिए में कहा तो उसने आगे बढ़ते दादू को गले से लगाया। मुबारक हो भाभी, मैं चाचू बनने वाला हूँ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं अभी मीर भाई को बता कर आता हूँ और डैड को कॉल करता हूँ। वो खुशी से उछलता कमरे से बाहर भागा था जबकि दादू ने भी इसका माथा चूमा था फिर से। मैं भी फौरन सदका देकर आती हूँ। वो अपनी आंखें साफ करती उठकर वहां से चली गई थी जबकि अब फिर से खामोशी छा गई थी। हानम के दिल में एक डर था। वो एक छोटे से बच्चे से इतना डर रहा था तो इसकी औलाद जो सारा वक्त हानम के साथ रह कि इससे ज़ावियार कितना चिढ़ेगा। वो इस एहसास को महसूस करना चाहती थी। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था। हानम ने भीगी आंखों को उठाकर ज़ावियार को देखा था जो इसे ही देख रहा था, लेकिन हानम की आंखों में आंसू देख वो फौरन इसके करीब आते इसका सारा अपने सीने से लगा गया था। हानम फूट फूट कर रो दी थी। ज़ावियार ने खामोशी से इसकी पीठ सहलाई थी और उसका भीगा चेहरा उठाकर अपने सामने किया। क्यों रो रही हो? ज़ावियार ने इसकी आंखों को साफ करते कहा। आप खुश हैं इस बात से? हानम ने डरते डरते सवाल किया था। ज़ावियार ने एक लम्हा संजीदगी से इसे देखा था जिससे हानम के दिल में उभरता खौफ मजीद बढ़ रहा था, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो मुस्कुराता इसका माथा चूम गया था। हानम ने हैरत से सर उठाते इसे देखा था जो मुस्कुराते इसी को देख रही थी। मैं खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम मेरी खुशी का अंदाजा भी नहीं लगा सकती। हानम। ज़ावियार ने फिर इसकी कनपटी पर होंठ रखे थे। हानम की आंखों में फिर आंसू उमड़ आए थे। मुझे लगा आप खुश नहीं होंगे। हानम ने आंखें झुकाते हुए कहा। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा मैं खुश नहीं होगा? ज़ावियार ने इसके सर से दुपट्टा उतारते बाल कान के पीछे उड़े से थे। क्योंकि आप आली से हमेशा जेलस होते हैं। हानम ने शिकवा किनारे लहजे में कहा। तो ज़ावियार आंखें घुमा गया। क्योंकि वो मेरा बच्चा नहीं है और मैं बहुत सेल्फिश हूँ। मुझे सिर्फ अपनी चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे मेरी बीवी ही यानी तुम, और जैसे मेरा बच्चा। ज़ावियार ने प्यार से इसका हाथ थामते कहा। तो आंखें छोटी की ये नफ़ी में सारी रातें मुस्कुरा दी थी। बहुत बुरे हैं आप। वो हंसते हुए इसके सीने से लगी थी। ज़ावियार के चेहरे पर भी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। ये एहसास बहुत ही हसीन था इसके लिए कि वो बाप के दर्जे पर फाइज होगा। थैंक यू सो मच। हानम का नाम ले जब महसूस करते ज़ावियार से दूर हुआ और नसमझी से इसे देखा। आपने मुझे अपनाया और मुझे इतनी अहमियत दी। वो अभी कुछ कहती कि ज़ावियार ने इसके होंठों पर उंगली रखते इसे खामोश करवाया। मुझे कोई फजूल बात नहीं सुननी। तुम बहुत खास हो, बस ये काफ़ी है मेरे लिए, इसलिए आइंदा ये सब बातें मत करना। वो इसके पंखड़ियों पर झुकते हुए बोला था। कुछ देर बाद इसका सुर्ख चेहरा देखते ज़ावियार मुस्कुराया था। और हाँ, एक और बात, अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना बच्चे के आने के बाद तो सोच लेना मैं ज़ावियार सिकंदर हूँ। इग्नोर होना बर्दाश्त नहीं है मुझे, इसलिए बी केयरफुल स्वीट हार्ट। वो इसे फिर धमकी दे रहा था। हानम के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी और खूंखार तासुरात चेहरे पर छाए थे। आप हमेशा खड़ूस थे और खड़ूस ही रहेंगे, जल्लाद। हानम ने इसके सीने पर हाथ रखते इसे खुद से दूर किया था जो हंसते हुए इसे जबरदस्ती अपने सीने में भींच गया था। वो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी। गुलाबी रंग की हसीन कामदार फ्रॉक पहने इसने बालों को आगे से ट्विस्ट बनाया था और बाकी बालों को खुला छोड़ दिया था। सांवली सी रंगत को मजीद दो आथिया बनाने के लिए इस पर हल्का फुल्का सा मेकअप किया गया था और होंठों पर भी गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई गई थी। घने रेशमी बाल कमर पर लहरा रहे थे। सलमान खान की मोहब्बत का रंग खूब चढ़ा था इस पर। वो अभी खुद को आईने में देख रही थी जब सलमान खान डार्क ब्लू कलर के कुर्ता शलवार में टावल से बाल रगड़ते बेध्यानी में बाहर आया था, लेकिन जब नजर इस पर पड़ी तो कदम खुद ब खुद अपनी जगह थम से गए। आंखें आईने में नजर आती इसकी अक्स पर जम सी गई। वो बेखुदी में इसकी तरफ बढ़ा था। नूर जो मुस्कुराती कानों में झुमके पहन रही थी, सलमान खान को सामने खड़े देख इसकी मुस्कुराहट कम हुई थी, लेकिन पूरे जिस चेहरे पर जैसे कोसों को जा के रंग छा गए थे। सलमान खान मबहूत हुआ था इसके गुलाबी चेहरे को देखते। नूर ने सर झुकाया था जबकि अब एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके चेहरे का हिस्सा बनी थी। सलमान ने इसका हाथ थामते इसका रुख अपनी तरफ नरमी से अपनी तरफ किया था और दो उंगलियों से इसका चेहरा ऊपर किया था। इसके खूबसूरत नकूश को अपनी संजीदा निगाहों से वो यूं तक रहा था गोया हिफ्स कर रहा हो। हाला नूर अपनी बड़ी स्याह आंखें उठाते इसकी आंखों में देखा था, लेकिन ये तो नामुमकिन सा था अब इसकी आंखों में आंखें डालकर देखना। एक सनसनी सी इसके जिस्म में दौड़ी थी। वो इसे यूं देख रहा था। हाला नूर को लगा था वो एक लम्हे में इसके जिस्म से जान खींच लेगा। वो फौरन नजरें झुका गई थी। मुझे नहीं पता था मेरी मोहब्बत के रंग तुम इतना हसीन बना देंगे। सलमान खान इसकी मोहब्बत इसके खूबसूरत नकूश को महावियत से तकते हुए बोला था। तुम्हें कैसे सबके सामने लेकर जाऊंगा? अगर मेरी मोहब्बत को किसी की नजर लग गई तो? वो डर कर कहता। लम्हे में इसे अपने सीने में किसी कीमती मता की तरह भींच गया था। हाला ने इसके मजबूत और हसार में शर्मीली मुस्कान के साथ आंखें मिची थी। मान वो कितनी देर से यूं ही लिए खड़ा रहा। जब नूर ने प्यार से पुकारा तो सलमान ने बेबसी के तासुरात चेहरे पर सजाए थे। इस तरह मत पुकारा करो सनशाइन, अभी तक कर रात के शहर से नहीं निकला मैं। तरस खाओ कुछ मुझ पर, वरना मैं तुम पर बिल्कुल तरस नहीं खाऊंगा। सलमान ने इसे यूं ही सीने से लगाए बस लीजिए में बोला कि नूर ने हंसते हुए इसके सीने पर हाथ मारा था। आपकी मोरे क्या सोच रही होंगी? वक्त देखे 9 बज रहे हैं। नूर ने इसे वक्त का एहसास दिलाया तो सलमान ने नफी में सारी लाए और इसे दूर हुआ। मोरे खुश हो रही होंगी कि इनका बेटा इनकी बहू को बंद कमरे में प्यार कर रहा होगा। तुम इनकी टेंशन ना लो, सलमान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। नूर मुंह खोले से देखने लगी जो एक रात में ही बेबाक हो गया। तो बहुत बेशर्म है आप। वो इसके हाथ
اپنی کمر سے ہٹانے کی تگدو کرتے ہوئے بولی تھی۔ زرمان مزید اسے قریب کرتا چہرے پر لمحے میں سنجیدہ تاثرات سجا گیا تھا۔ کیا کہا تھا تم نے مجھ سے؟ میں آف ہوں اور رومانٹک بھی ہوں؟ زرمان نے ایک ہاتھ اس کے چہرے پر لے جاتے اس کے گال کو سہلایا تو وہ اس ساحر کے سحر میں جکڑی چلی گئی اور آنکھیں بند کر گئی۔ وہ دو انگلیاں اس کے گالوں کو سہلاتے انہیں تھوڑی تک لایا تو وہ خمار میں ڈوبی آنکھیں کھولتی اس کے براؤن آنکھوں میں ڈوبی تھی۔ وہ شخص اس پر ایک سحر سا طاری کر گیا تھا۔ اب تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں سن شائن؟ زرمان نے اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرتے بھاری لہجے میں کہا تھا۔ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ کل رات کا منظر ذہن میں کسی پرچم کی طرح لہرایا تو عارض سرخ کندھاری ہوئے، نظریں خود بخود شرم کے بوجھ سے جھکتی چلی گئی۔ جواب دو سن شائن، یا پھر چاہتی ہوں میں پھر ثابت کروں؟ زرمان نے بھاری خمار زدہ لہجے میں کہتے اس کے بالوں میں منہ دیتے گہرا سانس بھرا تھا اور پھر لمحے میں اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے اسے اپنے بہکتے لمس سے روشناس کروایا تھا۔ وہ خوف زدہ سی تڑپتی اس کے کندھے دبوچتی آنکھیں میچ گئی تھی۔ مان پلیز، سب انتظار کر رہے ہوں گے، وہ کانپتے لہجے میں بولی تھی، لیکن زرمان اس میں یوں ہی کھویا رہا یہاں تک کہ دروازے پر بری طرح دستک ہونا شروع ہوئی۔ زرمان نے بے بسی سے سر اس کی کنپٹی سے ٹکایا تھا۔ اس کی سانسیں بھاری ہو رہی تھی جبکہ نور کی دھڑکنیں بھی تیز رفتار سے دھڑک رہی تھی۔ مام اوپن دی ڈور، عالیہ نے باہر سے چیخا تو زرمان خان مسکراتے سے دور ہوا اور اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے۔ کنٹرول یور سیلف سن شائن، تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے جیسے کسی نے تمہاری سانس روک رکھی تھی۔ وہ اسے گہری سانسیں لیتے دیکھ بولا تو نور نے شرماتے اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ زرمان نے ہنستے ہوئے اسے ایک بار پھر خود میں بھینچ کر چھوڑا تھا اور جاتے دروازہ کھولا تھا۔ عالیہ جو کب سے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا، اسے خدیجہ بیگم نے بہت روک رکھا تھا، لیکن اب جیسے کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ نور 7 بجتے ہی اٹھا دیتی تھی اور آج اس کی مام نے نہیں اٹھایا تھا۔ یہ بات عالیہ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ غصے سے کھڑا تھا جب کہ زرمان کے دروازہ کھولتے ہی وہ بھاگا ہوا اندر آیا، پھر ایک نظر غصے بھری مان پر ڈالی اور دوسری نور پر۔ ماما مجھے اٹھانے کیوں نہیں آئی اور ہم مان کے گھر میں کیوں ہیں؟ ہم اپنے گھر میں کیوں نہیں سوئے؟ وہ پٹر پٹر بولتا ہوا غصے سے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ گیا تھا۔ آپ کی ماما کو میں نے اپنی وائف بنا لیا ہے نا، اس لیے۔ زرمان نے نیچے جھکتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا تو وہ حیرت سے نور کو دیکھنے لگا۔ مام، کیا آپ مان کی وائف بن گئی ہیں؟ عالیہ نے نور سے سوال کیا تو وہ نور فق نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر اس کی بیٹے نے اس بات کو ایکسیپٹ نہ کیا تو پھر؟ مام بولے نا، آپ مان کی وائف بن گئی ہیں؟ عالیہ نے ایک بار پھر سوال کیا تو وہ ہوش میں آئی اور پھر ایک نظر زرمان کو دیکھتی وہ فقط سر اس بات میں ہلا گئی۔ واہ، اس کا مطلب اب ہم ساتھ رہیں گے ایک ہی گھر میں؟ وہ زرمان کو گود میں ہی خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا تو نور کے چہرے پر اچانک مسکراہٹ چھائی۔ زرمان نے علیان کا گال کو چوما تھا۔ I love you مان، you are the best man in the world۔ عالیہ نے زرمان کے گال کو اس سے بھی زیادہ شدت سے چومتے ہوئے کہا تو وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ I know my boy, I know۔ زرمان ہنستے ہوئے اسے باہر لے جاتے ہوئے بولا تھا جبکہ نور نے بھی محبت سے مسکراتے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ یہ واقعی ایک بہترین فیصلہ ثابت ہوا تھا، اس کے لیے بھی اور اس کے بچے کے لیے بھی۔ وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ المیر واش روم سے فریش ہوتے باہر نکلا۔ وہ صبح فجر سے جاگا ہوا تھا۔ نماز پڑھتے واک کے بعد وہ روم میں آیا تھا اور اس کا خیال کرتے وہ خاموشی سے خود بھی اس کے قریب لیٹ گیا تھا۔ تھوڑی دیر سونے کے بعد اس کی پھر آنکھ کھل گئی تھی لیکن وہ ابھی تک نہ اٹھی تھی۔ اس کے بستر پر مزے سے آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ المیر نے مسکراتے اس سے باغور دیکھا تھا جو بلینکٹ میں ڈھکی چھپی لیٹی تھی۔ چہرے پر میٹھا میٹھا میک اپ تھا، بڑی بڑی آنکھیں نیند کی آغوش میں تھی۔ وہ نازک سی گڑیا بہت ہی حسین تھی۔ المیر بلیک ٹراؤزر پر بلیک ہی شرٹ پہنے اس تک آیا اور اس کے قریب ہی آ کر بیٹھا۔ چہرے پر سے اس کے بال ہٹاتے المیر نے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا لیکن وہ سکون سے سوتی رہی۔ محرمہ یوسف سے جو رشتہ اس کے رب نے جوڑا تھا اس میں بہت عقیدت اور عزت تھی۔ جب وہ پسند آنے لگی تھی تو یقین تھا وہ ہر شے بھولتے ایک دن اس میں کھو جائے۔ اس کی قربت میں وہ سب بھول گیا تھا۔ ان خوبصورت لمحوں میں آ کے چہرے پر سجی مسکان نے یہ ثابت کیا تھا کہ وہ دلی طور پر اس رشتے کے لیے آمادہ ہیں۔ المیر نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے لیکن وہ یوں ہی پڑی بھاری سانسیں لیتی رہی۔ المیر نے پیچھے ہوتے اس کا چہرہ دیکھا جس کے ماتھے پر ایک بل نہ تھا۔ کیا وہ نیند کتنی پکی تھی یا پھر کافی وقت بعد اسے ایک پرسکون نیند ملی تھی؟ خیر اب تو صبح کے 9 بج گئے تھے، بس بہت ہو گئی تمہاری نیندیں پوری۔ محرمہ یوسف اب شرافت سے اٹھ جاؤ۔ المیر نے اس کا گال پکڑ کر زور سے کھینچا تھا۔ وہ بلبلاتی ہوئی اٹھی تھی۔ المیر نے لب دانتوں تلے دباتے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا جو حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں آنکھیں کھولے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے خود پر جھکا دیکھ رہی تھی۔ لیکن اتنی ہمت تو ابھی نہ تھی اس میں کہ وہ اس پر چیخ سکتی، اس لیے بامشکل اپنے تاثرات درست کیے لیکن گال پر تکلیف تو ابھی بھی تھی نا۔ المیر نے مسکراہٹ چھپاتے اس کے دل کا حال سمجھتے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ تمہیں تمہاری مرضی کی چھوٹ دے دی تو کیا مطلب اب تم پورا دن سوتی رہو گی؟ لٹل گرل، صبح ہو گئی ہے، 9 بج رہے ہیں۔ میں اپنی یہ بڑی بڑی آنکھیں ذرا کھولو اور گھڑی میں وقت دیکھو۔ المیر نے پیچھے ہوتے طنزیہ طور پر کہا تو وہ فوراً گھڑی کو دیکھتی اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی۔ کیا 9 بج گئے؟ اتنا وقت ہو گیا ہم سوتے رہے؟ وہ حیرت سے المیر کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولی تو المیر ایک طرفہ مسکرایا۔ ہاں میری چھوٹی سی جان، 9 بج رہے ہیں۔ اگر ابھی بھی تو ہم نیچے نہیں گئے تھے نا تو سب سمجھیں گے ہم نے کل کی رات
पूरी रात जाकर गुजारी है, हालांकि मैंने तुम पर इतना जुल्म भी नहीं किया था। वो बेबाकी से कहता आईना की तरफ मुड़ गया, जबकि इसकी बात का मतलब समझते माही का रंग सुर्खियों में घुला था। फौरन कर रात का मंजर याद करते और हांसी होती खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में छुपा गई थी। अब वो इससे नजरें कैसे मिलाएगी। अलमीर ने आईने से नजर आते इसकी आंख को देखा तो इसका कहका पूरे कमरे में गूंजा, जिससे माही और शर्मिंदा सी ब्लैंकेट पर गिरफ्त मजबूत कर गई। देखो तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे तुम पर और प्यार आएगा, फिर हो सकता है हम काफी ज्यादा लेट हो जाएं। अलमीर ने जान कर इससे मजीद तंग किया था। वो आंखें फाड़े फटाफट ब्लैंकेट को दूर फेंकती वाशरूम की तरफ सरपट भागी थी। अलमीर ने इसकी स्पीड देखते फिर कहका लगाया था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में अपने कपड़े ले जाना तो भूल ही गई थी। वॉशरूम में जाते दरवाजा बंद करते दिल पर हाथ रखते माही ने गहरी सांसें भरी थी। या अल्लाह नहीं, हमें बहुत शर्म आ रही है, अब हम सबके सामने कैसे जाएंगे। माही ने रुहासा चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए कहा था, लिटिल गर्ल अपने कपड़े तो तुम भूल ही गई हो बाहर। अलमीर ने दरवाजा खटखटाते शरारती लहजे में कहा था। माही की आंखों में अब बस आंसू आने की देरी थी। सुने मेजर, माही ने मासूमियत से बंद दरवाजे से लगकर कहा तो अलमीर ने गहरा सांस भरा, गहरा मुस्कुराया, जो खुद भी दूसरी तरफ दरवाजे से लगकर खड़ा था। हम मेजर की जान बोलो, अलमीर ने शीरी लहजे में जवाब दिया तो इसे थोड़ी तसल्ली हुई, जबकि चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कान छाई थी। आप कमरे से बाहर चले जाएं, फिर हम बाहर आकर अपने कपड़े ले लेंगे। वो मुस्कुराती प्यार और मासूमियत से बोली थी। यकीन था अलमीर का राज से जितना स्वीट इसके साथ बिहेव कर रहा था वो ज़रूर इसकी बात मानेगा। मेरी जान, मैं तुम्हारा शोर हूँ, बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। अलमीर का मुस्कुराता लहजा और तंजिया बात सुनते माही के चेहरे से मुस्कुराहट फौरन गायब हुई थी। लेकिन हमें आपसे शर्म आ रही है ना, वो झिंझलाते हुए बोली थी। और अलमीर गहरा मुस्कुराया, तुम्हें शर्म आ रही तो क्या अब मैं तुम्हारे सामने सारी जिंदगी नहीं आऊँगा। ये मेरा नहीं तुम्हारा मसला है, मेरी छोटी सी जान। अलमीर ने भगो भगाकर इस पर प्यार से तंज के तीर चलाए थे, जिस पर माही ने गुस्से से दरवाजे को घूरा था। अच्छा आप ऐसा करें, आप हमें हमारे कपड़े यहाँ ला दें। माही ने एक और आइडिया निकालते इसके गोश गुजार किया था, लेकिन वो ढीठ जब ऐसा चाहता ही नहीं था तो फिर क्या बहाना काम आने था। नहीं मेरी जान, मैं बहुत मासूम इंसान हूँ, लेडीज कबर्ड में हाथ नहीं डालता। अलमीर ने मुस्कुराते हुए फिर साफ इनकार किया था। माही का पारा हाई हुआ था। हम आपकी बीवी हैं, हमारी कबर्ड में हाथ डालने में कैसी शर्म। वो गुस्से से बोली थी। अब के बाहर अलमीर ने इसकी दिलेरी पर इसे दाद दी थी, जो बंद दरवाजे के पीछे से पर गुस्सा कर रही थी। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा शोर हूँ, मुझसे कैसी शर्म। अलमीर ने इसी की बातों में उलझाया था। वो बुरी तरह झिंझलाई थी। आप चाहते क्या हैं? वो फिर गुस्से से बोली थी, जिस पर अलमीर ने एक आईब्रो उठाई। यही कि अपना काम खुद करो। अलमीर ने जरा दूर होते कहा तो माही ने रुआंसा मुंह बनाते कुछ लम्बे सोचा, लेकिन फिर कुछ समझ ना आया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा क्लिक की आवाज से खुला। सामने खड़े अलमीर को देख इसने फौरन नजरें झुकाई थी। जो हाथ पर हाथ बांधे इसे ही देख रहा था। वो फौरन नजरें बजाती कबर्ड की तरफ भागती। इससे पहले ही अलमीर ने इसकी कलाई मरोड़ते इसे खींचा तो वो आंखें मिचती झटके से इसके सीने से आ लगी। धड़कनें ढोल की तरह बज रही थी इसके नजदीक आते ही। अलमीर ने इसकी धड़कनों का ताल बाखूबी महसूस किया था। वो गहरा मुस्कुराया था और इसके फूले सुर्ख गाल पर अपने होंठ रखते वो इन्हें दांतों से काट गया। तुम तो पूरी कश्मीरी सेब लग रही हो, और रात से भी ज्यादा खूबसूरत। वो इसके कान के करीब झुकते हुए बोला तो माही ने आंखें मजीद सख्ती से भींची। जो अंदर तुम जवाला मक्खी बनी हुई थी, जरा मेरे सामने भी वो गुस्सा दिखाओ, मुझे देखना है तुम गुस्से में कैसी लगती हो। अलमीर ने संजीदगी से एक हाथ से इसके बाल संवारते हुए कहा, जबकि दूसरा हाथ अभी भी इसके हाथ के साथ इसकी पूरी कमर पर बंधा था। हमने तो गुस्सा नहीं किया, वो इसके हसार में आती भीगी बिल्ली बनती झूठ बोल गई थी। मैंने खुद महसूस किया है तुम्हारा गुस्सा मेरी जान। अलमीर ने इसके बालों में नाक से हिलाते इनकी महक में गहरा सांस भरा था और बहुत संजीदगी से कहा था, नहीं मेजर, हमने सच में गुस्सा नहीं कहा किया। वो नम आंखें खोलती मासूमियत से बोली तो अलमीर ने चेहरा दूर करते इसे बगौर देखा, जो इसकी हसार में खड़ी सुर्ख अंधारी हुई थी। इसका तर्ज पुकार हमेशा दिल पर लगता था इसके। तुम मेजर मेजर कहकर मुझे अपने पीछे पागल करोगी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी चालाकी। अलमीर ने छोटी आंखें करते से घूरते हुए कहा। वो फौरन नजरें झुका गई, जबकि माही के दिल में कहीं गुदगुदी सी हुई थी। क्या वाकई इसका मेजर कहना इसे पसंद था? वो अभी फिर इसे अपने लम्स सा महका था जब इसका दरवाजा धड़ाधड़ बजना शुरू हुआ था। वो इसे झटके से दूर हुई थी और डर कर दिल के मकाम पर हाथ रखा था, जबकि अलमीर के चेहरे पर नागवारी के तासरात छाए थे। इसने गुस्से से दरवाजा को घोरा था और फिर एक नजर माही को देखा, जो इसके देखते ही कबर्ड से कपड़े निकालती वॉशरूम में भागी थी। अलमीर ने गहरा सांस भरा और दरवाजे की तरफ गया था। जो भी था इसकी खैर नहीं थी आज अलमीर सिकंदर के हाथों। इसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने जयान को खुशी से मुंह खोले खड़ा देख अलमीर के मुंह और मूड दोनों खराब हो रहे थे। मीर भाई, वो जयान कुछ कहता इससे पहले ही मीर ने अपने बाजू के पीछे और जयान के गर्दन को लिया। जो चीखता फौरन अलमीर के बाजू पर हाथ रख गया। तो इसमें मेरा सुकून बर्दाश्त नहीं हुआ ना? मेरे सुकून के दुश्मन थोड़ी देर से नहीं आ सकता था, आए तो मेरे हाथों बचेगा नहीं।
अलमीर ने इसे बेड पर फेंका तो और इस पर चल दौड़ा था। भाई नहीं, मेरी बात सुन लो पहले। ज़यान मुश्किल इसका हाथ अपने गले से हटाते हुए बोल रहा था, लेकिन अलमीर ने इसे बख्शा नहीं। इसे बेड से उठाते ज़मीन पर पटका। वो तकलीफ से कराता अचानक अलमीर को धक्का देते बाहर की तरफ भागा। दादू दादू मुझे बचाओ, मीर भाई पागल हो गए, मुझे जान से मार देंगे। खुद की शादी हो गई है लेकिन मैं तो अभी कुंवारा हूं ना। ज़यान चीखता हुआ जोर जोर से दादू को पुकारता हुआ सीढ़ियों से भागा हुआ जा रहा था, जबकि अलमीर भी इसके पीछे ही था। दादू ने सामने इन दोनों को ऐसे भागते खुद की तरफ आते देखा तो फौरन माथे पर बल डाले। दादू मुझे बचाएं इनसे प्लीज। ज़यान दादू के पीछे छुपते हुए बोला तो अलमीर भी इसकी तरफ लपकने लगा। दादू ने इसके दोनों बाजू हाथ थामते इसे गुस्से से घूरा। वो सदका देने अभी मुलाजमों की तरफ जा रही थी कि ये तमाशा हुआ क्या, गधों क्यों लड़ रहे हो? दादू ने गुस्से से कहा, जबकि अलमीर अभी तक ज़यान को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। ये मीर भाई शादी के बाद पागल हो गए। मैं तो इन्हें खुशखबरी सुनाने लगा गया था और ये मुझे ही मार रहे हैं। ज़यान ने दादू से इसकी शिकायत लगाई तो अलमीर ने इसे मजीद घूर कर चुप कराना चाहा, लेकिन खुशखबरी वाली बात पर इसके भी कान खड़े हुए, इसलिए वो ढीला पड़ा। कैसी खुशखबरी? इसने एक नज़र दादू और ज़यान को देखते पूछा तो दादू ने मुस्कुराते इसे देखा। अरे खोते तू चाचा बनने वाला है। दादू ने अलमीर के मुंह पर नरमी से एक थप्पड़ लगाते कहा तो वो हैरत से मुंह खोले नहीं देखने लगा। लेकिन मेरा तो कोई बड़ा भाई नहीं है। वो नासमझी से इन्हें देखने लगा क्योंकि इसकी नज़र में वही सबसे बड़ा था बेटा था। ज़ावियार और ज़यान बाद में थे। दादू ने गुस्से से अपना हाथ सर पर मारा तो अलमीर ने ज़यान को देखते सवालिया नजरों से पूछा, अरे मीर भाई यार, मैं चाचा बनने वाला हूँ और आप ताऊ, मतलब ज़ावियार भाई बाप बनने वाले हैं। ज़यान ने इसे तफसील से बताया तो वो खुशी से आंखें फाड़े कभी दादू को देखता तो कभी ज़यान को, मतलब प्रीति हानम। अलमीर ने दादू को देखते बात अधूरी छोड़ी तो दादू ने खुशी से सर इस बात में हिलाया, नहीं दादू मैं चाचा बनने वाला हूँ, मतलब आप पर दादी बन जाएंगे। कहाँ है आपके पर, मैं इन्हें चूमना चाहता हूँ। वो दादू को खुशी से गले लगाता बोला तो दादू ने हंसी रोकते गुस्से से घूरा, सॉरी सॉरी आई मीन पैर डार्लिंग। वो हंसता वो पीछे हुआ और अपनी बात की तस्दीक की, लेकिन अभी तो आपने कहा आप चाचा नहीं बनेंगे क्योंकि आपका कोई बड़ा भाई नहीं है। ज़यान ने इसे घूरते हुए कहा तो वो कंधे उचका गया था। तो क्या मैं तुम्हें ताऊ बुलवाता अच्छा लगूंगा? मैं भी चाचा कहलवाऊंगा। वो गुस्से से बोलता ज़ावियार के कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि इसकी चालाकी पर ज़यान ने नफी में सर हिलाया था। रुक, माही कहाँ है? तो इसकी पहली सुबह इसे यूं ही छोड़कर आ गया। खोते हुए दादू ने इसे पीछे से रोकते हुए कहा तो आंखें मीच गई, इसे तो वो भूल ही गया था। सॉरी दादू, मैं इसे अभी लेकर आता हूँ। फौरन माजरत करता तेजी से ऊपर की तरफ भागा था। पीछे दादू ने नफी में सर हिलाया था। वो जब से इसके कमरे से आई थी इसका दिल तब से भारी हो रहा था। अभी भी सना बेगम की गोद में सर रख कर लेटे वो किसी गहरी सोच में डूबी थी। सना बेगम संजीदगी से इसके बाल सहला रही थी जब अचानक वो इनके हाथों पर हाथ रखती उठ बैठी। अम्मी क्या आपने मुझे माफ कर दिया? वो खाली खाली निगाहों से इन्हें देखती बोली थी। सना बेगम ने संजीदा नजरों से इसे देखा। रोहा सो जाओ बेटा थोड़ी देर, तुम कल रात भी नहीं सोई थी। वो इसका हाथ थामते हुए बोली तो रोहा ने नफी में सर हिलाया। अचानक आंखों में आंसू उमड़ आए। अम्मी अबू मेरी वजह से इस दुनिया से चले गए, वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वो रोते हुए नफी में सर हिलाते हुए बोली थी। खबर साहब को याद करते इनकी खुद की आंखों में आंसू आए थे। वो वक्त तो इस कदर अजियतनाक था। अगर आज वो रोहा को इस हाल में ना देखती तो शायद कभी वो रोहा की सफाकियत ना भूलती। लेकिन वो ठहरी एक माँ जिनकी औलाद इस हाल में थी। भले पूरी दुनिया इससे नफरत करती लेकिन वो इसे यूं बेआसरा नहीं छोड़ सकती थी। रोहा तुम्हारी तबीयत ठीक? सना बेगम ने इसे खामोश करवाना चाहा था। नहीं अम्मी, मुझे पूरी दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया है। अपने बाप की मुजरिम मौत की वजह बनी हूँ मैं कैसे सांसें लूँ? मेरा दिल करता है खुद को बेदर्दी से मार डालूँ। मैं क्या कहूँ अम्मी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं क्या करूँ अम्मी, मैं बहुत बड़ा गुनाह किया। वो बुरी तरह से रोती तड़पती इनकी गोद में सर रख गई थी, जबकि सना बेगम भी वो वक्त याद करते तड़प उठी थी। मुझे तो खुदा भी माफ़ नहीं करेगा जब तक आप और अबू मुझे माफ़ ना कर दे। मैं कैसे अपने बाप की मौत का बोझ उठाती जिंदा रहूँ अम्मी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वो तड़प रही थी, अंदर ही अंदर जिस्म आग में सुलग रहा था। दिल के मकाम पर दर्द उठ रहा था, लेकिन वो यूं ही तड़पती रही। अम्मी मुझे माफ़ कर दे प्लीज़, अम्मी मुझे माफ़ कर दें, अपनी बेटी की अजियत को माफ़ कर दें अम्मी। वो इनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली थी। सना बेगम ने तड़पते से अपने सीने से लगाया था। वो इसकी ये हालत नहीं देख सकती थी। खामोश हो जाओ बेटा, मैंने माफ़ कर दिया तुम्हें बेटा, बस। वो उसके सर से लाती हुई बोली तो वो और तड़पती इसके कंधों पे सर टिकाती बुरी तरह रो दी। अम्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती ये अजियतें, दुआ करें मुझे सुकून आ जाए। आप तो माँ है ना, आपकी दुआ ज़रूर लगेगी। वो तड़पती हुई बोली थी। सना बेगम ने तेज़ी से सर इस बात में हिलाया था। मैं ज़रूर करूँगी मेरी जान, तुम अल्लाह से सुकून मांगो, मुझे सुकून है, मेरा रब तुम्हें ज़रूर सुकून देगा। वो इसके बाल सहलाती माथा चूमती हुई बोली तो इसी लम्हे मगरिब की अजान की आवाज़ इन दोनों के कानों में पड़ी। सना बेगम ने इसके सर पर और अपने सर पर दुपट्टा डालते अजान का जवाब दिया। जब अजान ख़त्म होते ही इनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। बेगम
صاحبہ بہو بیگم کے گھر والے آئے ہیں، ملازمہ نے انہیں بتایا اور وہاں سے چلی گئی۔ بیٹا تم نماز پڑھو، میں ابھی بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ثنا بیگم نے اسے ہوش کی دنیا میں لاتے کہا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئی اور اٹھ کر واش روم میں چلی گئی، جبکہ وہ باہر کی طرف چلی گئی۔ سیام مسکراتا ہوا پورے گھر کو دیکھ رہا تھا، جبکہ لیزا بیگم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی، البتہ اسود صاحب سنجیدگی سے بیٹھے سے ہی گھور رہے تھے، جس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ موم ڈیڈ کو کہیں اپنے تاثرات ٹھیک کر لیں، میری ہونے والی بیوی کو کہیں سے بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ میں انہیں یہاں زبردستی لایا ہوں۔ سیام نے مسکراتے دل جلاتے انداز میں کہا تو لیزا بیگم نے اسے آنکھیں دکھائی، جبکہ اسود صاحب آنکھیں گھما گئے تھے۔ جب یارم اور ارشیا مسکراتے ہوئے اندر آئے، سیام نے مسکراتے اپنی بہن کو دیکھا اور اٹھ کر اسے گلے سے لگاتے اس کا ماتھا چوما، جبکہ سامنے والی ہستی سے اسے کوئی غرض نہیں تھا، لیکن آج اپنے مطلب کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا تو وہ بنا لیتا۔ پھر وہ تو یارم سلطان تھا، اس کی ہونے والی بیوی کا اس کی بہن کا ہونا یا کا ایک عدد شوہر اور اس گھر کا مالک۔ سیام نے خوشی سے اسے گلے سے لگایا تو یارم بھی خوش دلی سے اسے ملا، جبکہ ارشیا آگے بڑھتے لیزا بیگم اور اسود صاحب کے گلے لگی اور انہی کے ساتھ جا بیٹھی، جبکہ ایک صوفے پر سیام اکیلا بیٹھا تھا اور ایک سنگل صوفے پر یارم اکیلا۔ اچانک سرپرائز تم نے بھی نہیں بتایا سیام، ارشیا نے حیرت سے کہتے سیام سے سوال کیا۔ یار کبھی تو بھائی بولیا کرو، وہ چڑ کر بولا تو ارشیا نے آنکھیں گھمائی۔ آن یور ڈریمز، ارشیا کی بات پر سب کا کہکا گونجا، جبکہ یارم نے مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ ابھی سب باتوں میں مگن ہوتے کہ ثنا بیگم مسکراتی ہوئی وہاں آئی، جبکہ سیام کی نظریں اسی کو ڈھونڈ رہی تھی جو اظہار کے بعد اس سے پردہ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ثنا بیگم نے لیزا بیگم کے گلے لگتے کہا تو سب نے سلام کا جواب دیا، جبکہ سیام نے اپنے کالر ٹھیک کیا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ کوٹ پہنے وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا، اس کی ہر انگ سے آج خوشی چھلک رہی تھی۔ چند باتوں کے بعد سیام نے اسود صاحب کو مخصوص اشارہ کیا۔ اصل میں ہم آج آپ سے بہت اہم بات کرنے آئے ہیں۔ اسود صاحب نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ ثنا بیگم کو دیکھتے انہوں نے یارم کو دیکھا تھا جو انہیں کو سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی بھائی صاحب، ہم سن رہے ہیں، ثنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ارشیا نے سیام کو اشارہ کرتے پوچھا تھا، جس نے خاموش رہنے کا اشارہ دیا تو وہ جل بھن کر غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ دراصل ہم آپ کی بیٹی روحا کو اپنے سیام کے لیے چاہتے ہیں۔ اسود صاحب کی بات پر سب کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ ثنا بیگم اور ارشیا فوق رنگت کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یارم کے چہرے پر حیرت سے زیادہ غصہ تھا۔ سیام روحا کی ہر کیفیت سے آگاہ تھا، وہ فی الحال اس کنڈیشن میں نہ تھی، وہ کیسے یہ بات کر سکتا تھا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ مسٹر رانا؟ روحا کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ کا بیٹا بخوبی جانتا ہے سب، یارم نے روکھے لہجے میں کہا تھا، جو سیام نے بخوبی محسوس کیا۔ میں روحا کی ہر کیفیت کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، تم سے زیادہ بری کنڈیشن اس کی میں نے دیکھی ہے اور میں نے ہی ہینڈل کی ہے۔ اس سب کے باوجود بھی میں انہیں اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ سیام نے سنجیدگی سے یارم کو دیکھتے کہا تھا، جو خود بھی بھویں پیچھے سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ارشیا تو حیرت سے سیام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سب جاننے کے باوجود بھی روحا سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ سیام تم سیریس ہو؟ ارشیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، گویا کہ مذاق میں بالکل سیریس ہوں ارشی، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کا خیال اپنی جان سے بڑھ کر رکھوں گا۔ میں شادی کے بعد انہیں لندن لے کے جاؤں گا، وہاں میرے ایک اچھے دوست ہیں، روحا کا ٹریٹمنٹ ان سے کرواؤں گا، مجھے یقین ہے وہ اس ڈپریشن سے جلد باہر آ جائے گی۔ سیام نے سنجیدگی سے کہا تھا، جبکہ ثنا بیگم بھیگی آنکھیں لیے سیام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکا انہیں ہمیشہ سے ہی بہت پسند تھا، جس نے ان کی بیٹی کی جان بچائی تھی، وہ ایک فرشتہ ثابت ہوا تھا ان کی بیٹی کے لیے۔ کیا تم واقعی میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ ثنا بیگم کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ان کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ان کے دونوں ہاتھ تھامے تھے۔ میں واقعی روحا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور ہر بات جانتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ انہیں اپنانا چاہتا ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں انہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ وہ ان کے آگے جھکا بولا تھا۔ ثنا بیگم سر جھکاتی بری طرح رو دی تھی، جبکہ یارم بھی سنجیدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ سیام ایک اچھا لڑکا تھا، وہ جانتا تھا، لیکن روحا کو اس حال میں شادی کرنا اسے ٹھیک نہ لگا تھا۔ اگر ثنا بیگم اس شادی کے لیے رضامند تھی تو پھر وہ بھی خاموش ہو گیا تھا۔ البتہ ارشیا بھی سنجیدہ نظروں سے سیام کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کو لے کر مضبوطی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اسی کا بھائی تھا، وہ اچھی طرح جانتی تھی، جو اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے ایک نظر اسود صاحب کو دیکھا تھا جو سنجیدہ سے بیٹھے تھے اور پھر لیزا بیگم کے چہرے سے ہی رضامندی لگ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے تھی سیام نے مام ڈیڈ کو کیسے منایا ہوگا۔ ثنا بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یقیناً میری بیٹی تم خوش رکھو گی، تم جیسا بیٹا اللہ پاک ہر ماں باپ کو دے بیٹا۔ انہوں نے جھکتے سیام کا ماتھا چوما تھا، اسے یقین تھا وہ ثنا بیگم کو منا لے گا۔ رہی بات روحا کی، وہ اسے منا ہی لے گا، سیام نے مسکراتے ہوئے سوچا تھا۔ روحا سیام رانا، اب تم میری دلہن بننے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ سیام دل ہی میں اسے مخاطب ہوا تھا، وہ بہت خوش تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔
اے میرے پروردگار دونوں جہاں کے مالک میں بہت گناہگار ہوں میرے رب، لیکن تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھی ہوں اور تو اس سے رحم کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے بخش دے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تڑپتی ہوئی رو دی تھی، دوپٹے کو جھولی کی طرح پھیلائے وہ اپنے رب سے رحم مانگ رہی تھی۔ میں بے سکون ہوں میرے رب، اپنے ماں باپ کو اذیت دے کر میں بہت بے چین ہوں، میں بے سکون ہوں، تو مجھے معاف کر دے میرے رب، میں تڑپ رہی ہوں تو مجھے معاف کر دے۔ وہ بری طرح روتی چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ یا اللہ مجھ جیسی اولاد کسی دشمن کو بھی نہ دینا جس نے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا، مجھ جیسی اولاد کسی کو نہ دینا جس نے کسی پر بے گناہ پر تہمت لگائی، مجھ جیسی اولاد کسی کو نہ دینا جس نے کسی کا دل توڑا۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی تڑپتی ہوئی سجدے میں گری تھی جب دل میں بری طرح درد اٹھا تھا، سانس لینے میں دشواری ہوئی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ بری طرح دل کے مقام کو مٹھی میں بھیجتی سر سجدے سے لگائے رکھی جب اچانک اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے ایک مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا، سیام رانا کا مسکراتا چہرہ۔ ہاں وہ فرشتہ جس نے اسے جہنم سے نکالا تھا، ورنہ شاید وہ کبھی اس عذاب سے نہ نکل پاتی۔ کانوں میں اس شخص کے الفاظ ٹکرائے تھے، روحا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کو اپنے نکاح میں لینا چاہتا ہوں۔ روحا کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی، چہرہ پگھا ہوا تھا لیکن آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہوتی چلی گئی تھی اور روحا خوار یوں ہی سجدے میں گرتی اپنا دم توڑ گئی تھی۔ وہ تمام تر اذیتیں سمیٹے آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس نے رب سے سکون مانگا تھا اور اسے سکون مل گیا تھا۔ ہاں روحا خاور آج ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں سکون سے بند کر گئی تھی۔ کیا میں روحا سے ایک بار مل سکتا ہوں؟ اس نے مسکراتے ثنا بیگم سے درخواست کی تھی جن نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے اٹھا تھا اور وہاں سے نکلا تھا جبکہ اس کے پیچھے عرشیہ نکلی تھی۔ سیام رکو، عرشیہ نے اسے پیچھے سے آواز لگائی تھی۔ وہ آنکھیں میچتا روکا تھا، اس ملنے کی اتنی جلدی تھی کہ عرشیہ کا ٹوکنا غصہ دلا رہا تھا۔ بولو میری بہن، جلدی سے بولو۔ وہ عرشیہ کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے نے دباتے ہوئے بولا تو عرشیہ نے مسکراتے حیرت سے دیکھا، تم واقعی سے محبت کرنے لگے ہو؟ اس کا پاگل پن دیکھ عرشیہ نے کہا تو مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ بہت بہت محبت، وہ میرا سکون ہے، جب سے وہ یہاں آئی ہے میرا سکون ہی غائب ہے اور مجھے ہر حال میں اپنا سکون واپس چاہیے۔ سیام نے اسے سوچتے مسکراتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے قدم پیچھے ہٹائے اور دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے جیسے سرنڈر کیا تھا۔ یو کین گو ناؤ مسٹر سیام رانا، وہ مسکرا کر بولتی پلٹ گئی تھی جبکہ سیام نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ سیام نے دروازہ کھولتے ذرا اندر جھانکا تو اس کا آسمانی رنگ کا آنچل نظر آیا۔ وہ گہرا مسکرایا تھا، پھر قدم اندر رکھا تو اس نے اسے نماز میں جھکا پایا۔ سیام نے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے اور اس کے سامنے والے صوفے پر جا بیٹھا اور آسودہ سا مسکراتی سے دیکھا جو سجدے میں جھکی ہوئی تھی۔ 2 منٹ گزرے تھے، پھر 3 اور پھر 5 منٹ، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ سیام کے ماتھے پر اب بل چھائے تھے، وہ ایک لمحے کے لیے ہلی بھی نہیں تھی۔ وہ کب سے تو اسے دیکھ رہا تھا۔ روحا، سیام نے اسے پکارا لیکن سامنے سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس کا صحیح معنوں میں دل دھڑکا تھا۔ سیام فوراً اس کے قریب گیا تھا اور جھک کر اس زمین پر بیٹھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ وہ ڈھلکتی اس کے قریب ہی زمین پر گری تھی۔ روحا، وہ بے آواز کہتا اسے فوراً تھام گیا تھا جو بالکل ساکت سی پڑی تھی۔ سیام کا دل دھڑکتا دل روکا تھا، سانسوں نے آنے سے انکار کیا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بے سود پڑی تھی۔ روحا اٹھیں، کیا ہوا روحا؟ سیام نے فوراً اس کو اپنے بازو میں بھرتے اس کا چہرہ تھپتھپایا تھا لیکن اس کا چہرہ دائیں طرف ڈھلکا تھا اور سیام رانو کو لگا تھا اس کی ساری دنیا رک گئی ہو۔ روحا روحا اٹھیں یار، کیسا مذاق ہے، اٹھیں۔ بری طرح خوفزدہ ہوتا چیخا تھا کہ باہر کھڑے بات کرتے یارم، ثنا بیگم اور باقی سب اس کی آواز سنتے بھاگے ہوئے اندر آتے۔ کیا ہوا سیام؟ سب سے پہلے کمرے میں عرشیہ نے آتے سوال کیا تھا لیکن اس کا سامنے پڑے بے سود روحا کو دیکھ اس کے قدم زمین نے جکڑے تھے۔ سیام کی آنکھوں سے آنسو نکلتے روحا کے گال پر گرا تھا اور عرشیہ نے سانس روکتے سیام کو یوں روتا دیکھا تھا۔ یہ دیکھو، یہ اٹھ نہیں رہی، اسے اٹھاؤ، یہاں آؤ، سیام نے عرشیہ کو بلاتے ہوئے کہا تھا لیکن وہ خوف سے ساکت اپنی جگہ جیسے جم ہی گئی تھی جب یارم اور باقی سب بھی اندر آئے تھے۔ روحا کو زمین پر پڑے دیکھ ثنا بیگم کی چیخ اٹھی تھی جبکہ یارم تیزی سے اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ کیا ہوا اسے؟ یارم نے سیام کو دیکھتے پوچھا جس کی آنکھیں نم تھی اور وہ ساکت سا روحا کو دیکھ رہا تھا۔ یارم نے اس کی یہ حالت دیکھ روحا کو دیکھا جو بے حس و حرکت پڑی تھی۔ یارم نے اس کی گردن پر شاہراگ کے قریب ہاتھ رکھا تھا جو بالکل ساکت پڑی تھی اور پھر یوں ہی یارم کی نظر بھی ساکت ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو یارم، میں بہت اذیت میں ہوں، میرے دن رات تڑپ کر گزر رہے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ یارم کے کانوں میں اس کی صبح کے کہے گئے الفاظ پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی روحا کو دیکھ۔ یارم بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا؟ روحا کو ثنا بیگم بھاگی ہوئی قریب آئی تھی، وہ دونوں خاموش تھے، ان کا دل ہول رہا تھا۔ ابھی تو وہ اپنی بچی کو صحیح سلامت چھوڑ کر گئی تھی۔ یارم نے سر جھکاتے نفی میں سر ہلایا اور ثنا بیگم نے آنکھیں پھاڑی سے دیکھا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہٹو تم سب پیچھے، ابھی میری بچی بالکل ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک تھی، وہ بکواس کر رہے ہو تم۔ روحا بیٹا آنکھیں کھولو، میری بچی اٹھو، دیکھو تمہاری امی تمہارے پاس ہے، آنکھیں کھولو بیٹا۔ ثنا بیگم نے شدید غصے میں یارم کو جھٹکتے تڑپتے ہوئے روحا کے وجود کو اپنی باہوں میں بھرا تھا جو ایک طرف لڑک گیا تھا۔ نہیں نہیں یارم،
डॉक्टर को बुलाओ बेटा, ये बेहोश हुई है। मुझे पता है वो बहुत अजियत में थी, बहुत परेशान थी, यकीनन बेहोश हुई हैं। इन्होंने आंसू साफ करते हुए कहा था, लेकिन यारम साकित बैठा रहा तो इन्होंने गुस्से से यारम को झटका और खुद डॉक्टर को बुलाने के लिए उठी। जब अर्शिया डॉक्टर के साथ भागी हुई अंदर आई, वो इसी लम्हे जाती डॉक्टर को कॉल कर गई थी जो इमरजेंसी में आए थे। यहाँ सब दूर हुए थे, जबकि सयाम यूं ही साकित बेसुध सा इसके चेहरे को देखते इसके करीब बैठा रहा। आई एम सॉरी, इनका हार्ट फेल हो गया है, आधे घंटे पहले इनकी डेथ हो चुकी है। डॉक्टर ने तस्दीक की तो सना बेगम चीखती हुई अर्शिया से दूर होती रोहा की तरफ बढ़ी थी और इसकी लाश को सीने से लगाया था। जबकि डॉक्टर के अल्फाज सयाम के कानों में गूंज रहे थे। वो आधे घंटे पहले इस दुनिया से जा चुकी थी और आधे घंटे पहले सयाम राना के कदम जमीन पर न थे। वो खुशी से झूम रहा था और यहाँ इसकी रूह निकल रही थी। सयाम तेजी से आगे बढ़ा था और रोती हुई सना बेगम की बाहों में इसका वजूद देखा था। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ, तुम उठो, ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम्हें सुकून चाहिए था लेकिन तुम मेरा सुकून मुझसे छीन गई। आंखें खोलो रोहा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक उठो। वो बुरी तरह धड़ा था कि इसकी दमकती रंगत सुर्ख पड़ गई थी। असमत साहब और रीजा बेगम जो साकित अपनी जगह खड़े थे, कितनी सी देर में ये क्या हो गया था। वो फौरन आगे बढ़े थे और सयाम को संभाला था। अपने बेटे की आंखों में इस लड़की के लिए दीवानगी इन्होंने साफ देखी थी और आज वो लड़की इस दुनिया में नहीं रही थी। वो कैसे संभालते सयाम को। डैड इसे कहें उठे, अभी उठे, ये इस तरह मेरे सुकून हमेशा के लिए मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकती। डैड इसे कहें उठे। वो जवान मर्द बलक बलक कर रोता असफत साहब के गले लगा था, जबकि अपने भाई को इस तरह से तड़पते देख अर्शिया भी बुरी तरह यारम के सीने में चेहरा छुपाती रोती थी। अभी थोड़ी देर पहले तो इसने अपने भाई को जिंदगी में पहली बार इतना खुश देखा था। रोहा खावर आज भी खुद गर्ज निकली थी। आज भी वो अपने सुकून को पाने के लिए सयाम राना का सुकून अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले गई थी। 3 माह बाद हमारे चले जाने से किसी की जिंदगी रुक नहीं जाती, ये कुदरत का कानून है। शायद रोहा खावर जिस अजियत में तड़प रही थी, इसका सुकून सिर्फ मौत ही थी। शायद ये दुनिया कभी नहीं भूलती कि इसने क्या किया था, लेकिन वो रब था और बेशक वो माफ करने वाला है। बेशक बेशक अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है। और सयाम राना ने कहा था कि तुम्हारे अभी तक जिंदा रहने का मतलब है अल्लाह तुम्हें माफ़ी का मौका देना चाहता है। और रोहा खावर ने आंखें बंद करके इसकी बात पर भरोसा करते फिर वही किया था। इसने अपने रब से रहम मांगा था और सुकून मांगा था और इसके परवरदिगार ने इसे इस अजियत से छुटकारा दे दिया था। और रहा सयाम राना, वो इसी रात वहां से कहाँ चला गया था कोई नहीं जानता था। इसकी खुशियां इसी दिन जलकर राख हो गई थी। रोहा खावर को तो सुकून मिल गया था, लेकिन सयाम राना इसका सुकून तो वो अपने साथ ही ले गई थी। वो कहाँ सुकून ढूंढ रहा था कौन जानता था। सयाम प्लीज वापस आ जाओ, अपनी बहन के बारे में भी नहीं सोचोगे। आज मेरी मेहंदी और कल रुखसती, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे खास दिन में मेरे साथ रहो। प्लीज अपनी बहन का मान रखो। मैं जानती हूँ तुम मेरे मेल्स देखते हो, वापस आ जाओ प्लीज। अर्शिया ने लैपटॉप सामने रखी थी, रोज की तरह एक मेल भेजा था, लेकिन हमेशा की तरह कोई जवाब नहीं आया। वो चेहरा तकिए में छुपाती फूट फूट कर रो दी थी। 3 महीने गुजर चुके थे, सब अपनी अपनी जिंदगियों में लौट गए थे। यारम की ख्वाहिश थी कि वो अपनी शादी दोबारा नए सिरे से करना चाहता है, हर फंक्शन करना चाहते हैं जिस पर सना बेगम ने भी हामी भरी थी। वो एक माँ थी, इनका ये दुख शायद कभी न जाता, लेकिन बाकी सबको अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक था। अर्शिया बेइंतहा खुश थी। वो हमेशा से चाहती थी कि वो दुल्हन बने, लेकिन जिन हालत में शादी हुई थी ये तो मुमकिन ना था। इसलिए यारम की इस बात पर वो बेइंतहा खुश थी और शादी की तारीख से ठीक 1 हफ्ते पहले वो सना बेगम से बहुत इसरार करती अपने घर आ गई थी, जबकि यारम ने इसे बहुत मना किया था। लेकिन इसका कहना था अगर शादी कर किसी घर आना है तो फिर क्या फायदा, जिस पर यारम को मजबूरन मानना पड़ा। और अब वो बेचारा अर्शिया के बगैर रह रहा था, जिसने इससे बिल्कुल पर्दा रखा हुआ था और वो मजीद इसे तड़पा रही थी। अभी भी वो पीले जोड़े में सजी थी, लॉन्ग हल्दी रंग की शर्ट जो बिल्कुल स्लीवलेस थी, जबकि दुपट्टा सर पर सेट था। फूलों के गजरे इसने पहने थे। अभी ही सब लड़कियों ने इसे हल्दी लगाई थी, जबकि रात में इसकी मेहंदी भी थी। कमरे में आकर इसने सयाम को मेल किया था और अब वो बिस्तर पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। जब अचानक इसे अपने कमरे का दरवाजा खुलने और बंद करने की आवाज़ आई, इसने सर उठाया तो इसके रूबरू खड़ा था अपनी तमाम तर वजह समेत ऑफ वाइट कमीज शलवार में। वो दुनिया की तमाम खूबसूरती का मस्कन लग रहा था। वो जल्दी से आंसू साफ करती हैरत से खड़े होते इसे देखने लगी, जो संजीदगी से इसके सामने खड़ा था। आप यहाँ कैसे आए? वो आंखें फाड़ी से देखी हुई बोली थी। यारम ने एक आईब्रो उठाते और चलता हुआ इसके करीब आया, लेकिन वो हैरत से अपनी जगह खड़ी होती इसे देखती रही। तुम्हें लगता है यारम सुल्तान के लिए मुश्किल था तुम तक पहुंचना? यारम ने इसके करीब आते कहा तो वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। वो हकीकत में इसके सामने खड़ा था, वो तो पर्दा कर रही थी ना इसे। उफ, सब बर्बाद हो गया था। अर्शिया ने फौरन घूंघट चेहरे पर डाला था। इसकी हरकत ने यारम को लब दबाकर मुस्कुराहट रोकने पर मजबूर किया था। क्यों आए आप यहाँ? आपको पता है ना शादी से पहले लड़का लड़की को नहीं देखता। वो घूंघट में छुपी गुस्से से बोली। यारम ने आंखें घुमाई थी और साइड टेबल पर रखे हल्दी की प्याली को देखा तो 2 उंगलियों में हल्दी लगाते यारम ने इसका घूंघट उतारते एक झटके में बिस्तर पर फेंका था। जब इसकी नजर इसका दूधिया बाजू पर गई, यारम ने बगौरी से देखा था और माथे पर एक बल डालते अर्शिया की सुनहरी आंखों में देखा था, जिसे महसूस कर अर्शिया बुरी तरह बुखलाई थी।
نہیں، وہ یہاں پر صرف لڑکیاں موجود تھیں اور ہلدی کی رسم کے لیے تو پہننا تھا، میں بس چینج کرنے ہی آئی تھی۔ وہ جلدی جلدی صفائی دیتی بولی تو یارم نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے قریب کیا۔ لڑکیاں تو وہاں موجود تھی نا، کس نے اجازت دی ہے تم کہ ان لڑکیوں کے سامنے بھی تم اس طرح آؤ؟ یارم نے اس کا بازو مروڑتے کمر سے لگایا تھا اور غصے سے پوچھا تھا، جب عرشیہ نے تکلیف سے آنکھیں میچی تھی، پھر نظر اٹھا کر شکوہ کنار نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جس پر یارم نے خود پر قابو پاتے اس کے ہاتھ پر گرفت کمزور کی تھی۔ وہ اسے دھکا دیتی خود سے دور کر گئی تھی اور بے رخی سے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ کبڑ کی طرف جاتے اس نے غصے سے اپنے کپڑے نکالے تھے، جبکہ یارم نے افسوس سے ماتھا مسلا تھا۔ عرشیہ کے قریب جاتے اس نے اس کی پوچھ کو اچانک اپنے سینے سے لگایا تھا اور اپنے ہاتھ میں لگی ہلدی اس کے بازو پر لگائی تو وہ گہری سانس بھرتی آنکھیں بند کر گئی۔ آئی ایم سوری، تمہیں تکلیف ہوئی؟ یارم نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہونٹوں سے لگایا، لیکن مجھے یہ بھی نہیں پسند کہ تم اس طرح کوئی لڑکی بھی دیکھے۔ ہلدی کی بات تھی، تم مجھ سے کہو میں تمہارے ہر انگ کو رنگ دوں۔ وہ اس کے کان میں اپنا سر پھونک رہا تھا اور وہ آنکھیں بند کرتی اس کے کندھے سے سر ٹکا گئی تھی، گویا ساری رات اسی حصار میں تھی۔ تم میرے سامنے چاہے جو مرضی پہنو، لیکن میں نہیں چاہتا میری بیوی کی خوبصورتی کوئی بھی دیکھے، حتیٰ کہ وہ کوئی عورت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہلدی آہستہ سے اس کے بازو سے لیتے اس کے پورے ہاتھ پر مل گیا۔ مجھ سے کہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس انگ کا مالک صرف یارم سلطان ہے۔ مجھ سے کہو، میں تمہیں بتاؤں کہ یارم جل اٹھتا ہے اگر کوئی تمہیں اس طرح دیکھ لے تو۔ یارم نے اسے گھماتے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو بال اس کے چہرے پر چھا گئے۔ یارم نے ان بالوں کو ایک طرف کیا تو وہ خوبصورت چہرہ اس کے سامنے آیا۔ بس ایک دن دور ہو تم مجھ سے، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم خود کی بھی اتنی نہیں ہو جتنی میری ہو۔ یارم نے اس کے گال پر ہلدی لگاتے اس کی سرہائی دار گردن پر 2 انگلیاں پھیرتے انہیں ہلدی میں رنگا تھا۔ یارم دروازہ کھلا ہے، کوئی آ جائے گا پلیز؟ یارم نے اس کا ہاتھ تڑپتے پکڑا تھا اور کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ عرشیہ نے اس کا ہاتھ تڑپتے ہوئے پکڑا تھا اور کانپتے لہجے میں کہا تھا۔ وہ گہرا مسکرایا۔ یارم نے ہاتھ پکڑے اور اس کی ہتھیلی کو چوما۔ ان ہاتھوں میں بھر بھر کے مہندی لگوانا، مجھے اپنی دلہن مہندی میں سجی چاہیے۔ یارم نے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اس کی بات پر مسکرائی تھی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ دروازہ ناک ہوا تو ایک 12 سال کی بچی نے اندر جھانکا، یارم بھائی جلدی سے آئیں، کوئی آ رہا ہے۔ اس کی بات پر یارم نے مسکراتے عرشیہ سے دور ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عرشیہ نڈھال سے بستر پر بیٹھتے اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی جو دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ لندن میں اپنے فلیٹ میں بیٹھا تھا، کمرے میں اندھیرا تھا، ملکجس سا اس کا حال تھا، لیکن سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، آنکھوں کے سامنے عرشیہ کا میل تھا۔ وہ روز اس کا میل پڑھتا تھا لیکن اس کے باوجود جواب نہیں دیتا تھا۔ شاید سب سنبھل گئے تھے اس کی موت پر، لیکن وہ ابھی تک نہیں سنبھلا تھا۔ وہ خوش تھا، کتنا خوش تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس لڑکی سے محبت کرنا۔ اب اگر وہ محبت جیسے مرض میں مبتلا ہو گیا تھا تو کون بتاتا اسے کہ اس مرض سے کیسے شفا ملے گی؟ وہ تو ابھی تک اس رات کی طرح تھا، ساکت، خاموش، سب کی خوشیاں مل گئی تھی، لیکن وہ اس کی خوشیاں، اس کا سکون سب اپنے ساتھ لے کر سکون کی نیند سو گئی تھی۔ عرشیہ کے میل پڑھتے وہ لیپ ٹاپ بند کر گیا تھا اور خاموشی سے آنکھیں بند کرتے لیٹ گیا تھا۔ آنکھ سے آنسو گرتا، بالوں میں جذب ہوا تھا۔ جب کسی نے آتے اس کے آنسو کو صاف کیا تھا، وہ نرم ملائم سا لمس، وہ جانا پہچانا لمس، وہ کیسے نہ پہچانتا۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تھی تو سامنے وہ سفید لباس میں سر پر دوپٹہ اوڑھے آسودہ سا مسکراتے اس کے قریب بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ وہ یوں ہی لیٹا ہوا بولا تو اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ میری تڑپ اس سے کہیں زیادہ تھی سیام، وہ دھیمی نرم آواز میں بولی تھی۔ سیام کی آنکھ سے دوسرا آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ کے ساتھ اتنے محبت کرنے والے رشتے ہیں، لیکن میرے پاس تو کوئی رشتہ نہیں تھا، سب مجھ سے نفرت کرتے تھے۔ اور پھر دھیمی آواز میں اس کا دوسرا آنسو صاف کرتی بولی تھی۔ سیام آنکھیں بند کر گیا تھا۔ میرے دل نہیں لگ رہا اس دنیا میں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سرگوشی نما آواز میں آنکھیں بند کیے بولا تھا۔ روحا نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ ایسا مت کہیں، اپنوں کی محبت کا جواب محبت سے دے، ان کی ناقدری نہیں کریے گا۔ محبت بہت مشکلوں سے ملتی ہے، میں نے قدر نہیں کی، یہ غلطی اب مت کریے گا۔ سیام نے آنکھیں کھولی تو اس کے مسکراتے چہرے پر نظر پڑی۔ مجھے سکون نہیں مل رہا، سیام نے جیسے بے بسی سے سانس بھرتے کہا تھا۔ سکون ملے گا نا، اپنوں سے محبت کر کے سکون ملے گا، اللہ سے محبت کر کے سکون ملے گا، اور مجھے یقین ہے جتنے اچھے انسان آپ ہیں، آپ کو کوئی بہت اچھی اور نیک لڑکی ملے گی۔ وہ سرگوشی نما لہجے میں بولی تھی، جبکہ آنکھوں میں نمی چمکتی دیکھی تھی سیام نے، لیکن ہونٹوں پر وہی سکون بھری مسکان تھی۔ وہ کتنے سکون میں تھی۔ تم بہت اچھی ہو روحا، کوئی نہیں سمجھا تھا تمہیں، تم بہت اچھی تھی۔ وہ بے بس ہو کر بولا تھا، دل تڑپ رہا تھا اس کے لیے، آنکھوں سے موتی برس رہے تھے۔ وہ نوجوان مرد بری طرح رو رہا تھا۔ ایک بار واپس آ جاؤ، میں تمہیں پوری دنیا سے چھپا کر رکھوں گا، اس ظالم دنیا کو دیکھنے بھی نہیں دوں گا تمہیں، میں وعدہ کرتا ہوں، ایک بار واپس آ جاؤ۔ وہ چہرہ صاف کرتے اٹھ بیٹھا، اس کی سیاہ آنکھیں اور پرسکون چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر روحا ہولے سے مسکرا کر سر جھکا گئی تھی۔ گیا ہوا شخص واپس کہاں آتا ہے؟ وہ نرم لہجے اور ہلکی آواز میں بولتی، اس کی آنکھیں پھر اشک بار کر گئی تھی۔ لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ اپنے رشتوں سے دور نہیں بھاگیں گے، آپ ان کی قدری نہیں کریں گے، آپ ان کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں گے نا؟ یوں لگ رہا ہے جیسے ریئل میں سب کچھ میرے سامنے چل رہا ہے۔
वो मासूमियत से कहती इससे वादा ले रही थी। सयाम कहीं लम्हे इसे यूं ही अश्कबार निगाहों से देखता रहा। रहेंगे ना? वो एक बार फिर बोली थी। सयाम ने सर झुकाते आंखें मीचती सरस बात में हिलाया। वादा करें मुझसे? वो फिर सरगोशी नुमा लहजे में बोली थी। सयाम ने सरस बात में हिलाया था। मैं वादा करता हूँ तुम भी मेरे लिए दुआ करोगी ना कि मुझे सुकून आ जाए? सयाम ने इसका सुकून भरा चेहरा देखते नरमी से पूछा। तो वो नम आंखों से इसे देखती सरस बात में हिला गई। अब मैं जाऊँ? इसे देखती नरमी से बोली थी। सयाम ने आंखों में आंसू लिए हौले से नफी में सर हिलाया तो वो भी नम आंखों से मुस्कुराई थी और इसकी आंखों पर हाथ रखा था। मैं जा रही हूँ, अपने वादे का हमेशा ख्याल रखिएगा। वो इसके कान में सरगोशी करती वहां से हमेशा के लिए चली गई थी। सयाम ने आंखें खोलते चारों तरफ देखा था लेकिन वो कहीं नहीं थी और वो यूं ही खिड़की से नजर आते आसमां को देखता रह गया। आंखों से आंसू टूटता दाढ़ी में जज़ब हुआ था। सयाम अपनी आंखें बंद कर गया था। हानम, एहतियात से दिमाग खराब हो गया। तुम्हारा सीढ़ियाँ चढ़ने को किसने कहा था तुमसे? जावियार ब्लैक कलर की शेरवानी कोट पहनना निक सिक्स सा तैयार खड़ा था। जब सीढ़ियों से उतरती इसकी हानम पर नजर पड़ी जो खुद भी पर्पल कलर के लहंगे में इस पर खूबसूरती से बने काम की पर्पल रंग की फ्रॉक पहने सर पर हिजाब बांधे बिल्कुल तैयार सी इसी की तरफ आ रही थी। लेकिन इसे इस तरह गुस्से में देख वो बमुश्किल मुस्कुराती इसकी तरफ आई। इसकी वजह से जावियार ने अपना रूम तक चेंज कर लिया था और ऊपर वाले फ्लोर से सीधा नीचे ही शिफ्ट हो गया था। मैं वो ऊपर माही के पास गई थी। इसे मुझसे काम था ना? वो मुस्कुराती हुई बोलती। जावियार का पारा मजीद हाई कर गई थी। तो इसे तुमसे काम था तो वो नीचे आती, तुम क्यों गई ऊपर? तुम्हारी वजह से हम नीचे शिफ्ट हुए हैं ना, ताकि तुम्हें सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़े। जावियार ने गुस्से में कहा तो वो फौरन इसके गाले का हार बनी। मैं ठीक हूँ मेरे खड़ूस मियाँ, आप क्यों इतना परेशान होते हैं? वो प्यार से इसका गाल चूमती बोली। तो जावियार ने इधर उधर देखा। वो लोग अपने कमरे के बाहर ही खड़े थे, अगर कोई देख लेता तो। लेकिन आजकल हानम को इस तरह के दौरे पड़ रहे थे। अचानक इसे जावियार पर इतना प्यार आने लगता। अचानक वो गुस्से से आग बगोला हो जाती। वो तो परेशान होकर रह गया था। जिसकी तुम्हारी जैसी नौटंकी बीवी होगी वो परेशान ही होगा। वो इसके हाथ अपने गर्दन से हटाते हुए बोला तो हंसने लगी। और आप जैसे जल्लाद मियाँ जिसका होगा इसकी बीवी मुझ जैसी नौटंकी नहीं होगी तो क्या होगा? वो फिर इसके गले का हार बनते बोली। जावियार ने आंखें घुमाई थी। जितना टाइम गुजरता जा रहा था इतना मुझे आपसे प्यार होता जा रहा है। हानम ने इसकी गालों को अपने हाथों में भरे दाएं बाएं किया था और जावियार ने चिढ़कर अपने गाल छुड़वाए थे। वो हंसती हुई इसकी सीने से लगी थी। एक ही सिंगल पीस है इस दुनिया में मेरा खड़ूस। वो फिर से इसका गाल चूमती बोली थी जबकि अब जावियार के गाल पर इसकी लिपस्टिक का निशान लग गया था। जावियार ने घूर कर इसे देखा जो लब दबाती फौरन से साफ कर गई थी। तुम किस दिन मेरे ही हाथों मरोगी? जावियार ने इसकी अदाकारी पर जलते हुए कहा तो हंसने लगी। है कब आएगा वो दिन? वो फिर इसका गाल चूमने के लिए झुकी थी जब जावियार फौरन इससे दूर हुआ था क्योंकि दूर से वजह साहब को आते इसने देख लिया था। क्या वो बरखुरदार साहब तैयार नहीं हुए अभी तक? बारात निकलनी है भाई हमारे साथ ही, देर हो रही है। वजह साहब ने घड़ी देखते हुए कहा तो सामने से माही और अलमीर आते हुए नजर आए। अलमीर एहतियात से इसका हाथ थामी से नीचे लेकर आ रहा था क्योंकि इसकी बेगम ने आज फिर ब्लैक कलर का लहंगा पहना था जो काफी हैवी था। संभाला इससे कुछ जाता नहीं था लेकिन शौक तो था ना, और फिर शौक का तो कोई मोल नहीं तो होता। अगर कोई भी निशान तुम्हारे चेहरे या जिस्म पर आया ना फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। वो इसे ज्वेलरी पहनने देख कर बोला था। इतनी नाजुक सी ज्वेलरी पहनी है मैंने, आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे मैंने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी है। मुंह बनाती अलमीर को इतनी क्यूट लगी थी कि अगर सामने वजह साहब ना होते तो अभी वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेता। अच्छा चलो अभी घर पर आकर मैं अच्छी तरह मुआयना करूंगा। वो इसके कान में बाकी से बोलते इसे लम्हों में सुर्ख कर गया था। वो मुंह बसोरती से अपना आप छुड़वाती हानम के पास जा खड़ी हुई थी। वो भी मुस्कुराता वो बाहर की तरफ पड़ गया था। वो सुर्ख भारी लहंगे में सुर्ख की कमदार चोली पहने बालों को खूबसूरती से जोड़े में कैद किए बैठी थी। जूड़े में हैवी ज्वेलरी पहने, चेहरे को मेकअप से मजीद निखारे और मेहंदी से सजे हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहने वो पूरी तरह से तैयार बैठी थी। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट ना थी। इसे लगा था शायद वो इसकी खुशी का सुनकर आ जाए लेकिन वो अब भी ना आया था। क्या वो जानता नहीं था कि इसकी बहन कितने छोटे दिल की मालिक थी? क्या वो नहीं जानता था कि इसकी मौजूदगी के बगैर वो कैसे अपनी खुशी मनाएगी? वो अभी यूं ही बैठी थी जब किसी ने इसके सर पर दुपट्टा रखा था। वो अर्शिया ने सर उठाते देखा था तो ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में वो मुस्कुराता आईने में इसी को देख रहा था। सयाम, वो सरगोशी नुमा लहजे में बोली थी। उसने सर इस बात में हिलाया। वो तेजी से उठते इसके गले का हार बनी थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मुझे पता था कोई मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी तुम करते हो। वो रोती हुई सयाम के सीने से लगी बोली तो उसने इसका सर हिलाते इसके बालों पर रब रखे। मैं कैसे ना आता, मेरी बहन की शादी थी। वो मसीदी से खुद में भीगते हुए बोला था। अर्शिया ने इसके सीने पर मुक्का मारा। तुम जानबूझ रुक के हमें तंग कर रहे थे। तुम्हें पता है डर ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मॉम कितना रोई है तुम्हारे लिए, मैं कितना रोई हूँ ना माँ के लिए बोली तो सयाम ने टिश्यू लेती इसके आंसू साफ किए। चुड़ैल बन जाओगी, रोना बंद करो। यारम ने अपने साथ ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या करोगी? वो हंसते हुए बोला तो इसके सीने पर मुक्का मार गई और अपना मेकअप दुरुस्त किया। वो निकाह के बाद हमेशा के लिए पेशावर आ गए थे जहाँ सब ने बहुत प्यार से हाला नूर का वेलकम किया था और इसके बाद धूमधाम से इन दोनों का वलीमा किया था। लेकिन यारम की तरफ से इनके लिए इनविटेशन आया था जहाँ वो लाजमी जाने वाले थे, इसलिए एक दिन पहले ही कराची आ गए थे। मैरून कलर की फ्रॉक पहने वो खूबसूरती से मेकअप की बेइंतहा प्यारी लग रही थी। खुद को पूरी तरह शाल में ढांपते वो आलियान के साथ गाड़ी में आकर बैठी थी।
जहाँ सलमान खान डार्क ब्लू कॉटन का शलवार कमीज पहने, इस पर ब्लैक कलर की शाल पहने इसका गाड़ी में इंतजार कर रहा था। सलमान की नज़र इसके चांद से मुखड़े पर पड़ी तो लम्हे के लिए ठहर सी गई, लगी इतनी हंसी रही थी, पूरी तरह से इसकी मोहब्बत में घुली, वो वाकई इसकी सनशाइन लग रही थी। वो गाड़ी में आकर बैठी तो सलमान ने मुस्कुराते इसके करीब झुकते इसका माथा चूमा, माना आप हमेशा मॉम का फॉरहेड क्यों चूमते, मैं भी चूमूंगा। आलियान जो पीछे बैठा देख रहा था वो फौरन करीब झुकते नूर के माथे पर होंठ रख गया, वो हंसते हुए पीछे हुई थी। चले, हमें बहुत देर हो गई है। नूर ने सलमान खान का चेहरा अपने हाथों से सामने की तरफ करते हंसते हुए कहा तो वो बेबसी से गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो गोल्डन कलर की शेरवानी पहने पूरे आबूताब के साथ बैठा था। मैरून कलर की शाल इसके कंधे पर थी, हसीन चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी और आंखों में अलूही सी चमक। वो बेइंतहा हसीन लग रहा था। हानम तो बार बार इस पर दम करती जा रही थी, जिस पर जावियार ने तंग आकर इससे दूर किया था। इतनी देर में तमाम लाइट साफ कर दी गई और सामने से आते वजूद तमाम रोशनियों का मरकज बना था, जहां से अर्शिया नेट का घूंघट चेहरे पर डाले नजाकत से चलती हुई आ रही थी और एक हाथ सयाम के बाजू में था, जहां वो इसके साथ यारम की तरफ बढ़ रही थी। वो इसे देखते एक पल को मबहूस सा हुआ तो वो हसीन थी, लेकिन आज इसके नाम से सर था पैर सजी हुई इसे बेपनाह हसीन लग रही थी। यारम ने जामिद नजरों से इसे देखा था, जिसने नजर उठाकर इसकी नीली आंखों में देखा था और इसे इस तरह खुद की तरफ मबहूत पाते अर्शिया ने एक आंख मारी थी, जिससे वो हड़बड़ाते होश में आया था। सबके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट आई थी। अर्शिया ने भी अपनी मुस्कुराहट दबाई थी और चलती हुई स्टेज तक आई थी। यारम ने इसके आगे हाथ फैलाया तो सयाम ने मुस्कुराते अर्शिया का हाथ इसके हाथ में थमाया था और एक कदम दूर हुआ था। अर्शिया यारम के रूबरू आई तो चारों तरफ सबने हुटिंग की। यारम ने चेहरा मोड़ते इसे देखा, जो हसीन मुस्कुराहट के साथ सामने देख रही थी, लेकिन इसकी नजरों की तपिश बाखूबी महसूस कर रही थी। सामने देखे मिस्टर यारम सब्र रखें, यारम सुल्तान सब्र रखें सर, आपकी ही हूँ। सामने देखती सरगोशी नुमा लहजे में बोली थी। इसकी बात पर यारम मुस्कुराए थे और चेहरे का रुख सामने किया था। आई लाइक यूर कॉन्फिडेंस, देखते हैं कब तक बरकरार रहता है ये। वो भी इसी की तरह सरगोशी नुमा लहजे में बोला तो अर्शिया ने सुर्ख होते चेहरा झुकाया। सयाम दूर खड़ा अर्शिया को मुस्कुराता देख खुद भी आसूदा सा मुस्कुराया था। जब इसे दूर खड़े अंधेरे में एक सफेद आंचल दिखा था, हाँ वो वही थी। अकेली तनहा खड़ी मुस्कुराती वो इसी देख रही थी। सयाम ने बेबसी से इसे देखा था, आंखों के गोशे नम हुए थे। इसने अपना वादा पूरा किया था, सुकून का क्या था, एक दिन आ ही जाना था। चंद रसूमात के बाद इसकी रुखसती की रस्म हुई थी और वो पहली दुल्हन थी जो हंसती मुस्कुराती अपने माँ बाप के गले लगती, अपने भाई का गाल चूमती खिलखिलाती हुई गाड़ी में बैठी थी। मेरी बहन का ख्याल रखना, भरोसा किया है तुम पर इस बार, सयाम ने यारम के रूबरू खड़े होते कहा था। यारम ने इसकी आंखों में एक तड़प देखी थी जो बरसों पहले शायद इसकी आंखों में भी थी। वो जिस तकलीफ में था कोई नहीं जानता था, लेकिन यारम इसकी आंखों में साफ देख सकता था। यारम ने इसके गले लगते इसकी पीठ को थपथपाया था। बेफिक्र रहो, तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखूंगा। यारम की बात पर सयाम ने भी सारा इस बात में हिलाया और फिर चंद ही लम्हों में वो लोग वहां से सुल्तान मेंशन के लिए रवाना हुए थे। चांद की रोशनी छिनती इनके कमरे में आ रही थी। इसका पूरा कमरा खूबसूरती से सजा हुआ था, जगह जगह रखे गए थे, लाइट्स सारी ऑफ थी। वो कमरा किसी ख्वाबगाह की तरह सजा हुआ था। अर्शिया ने मुस्कुराते पूरे कमरे को देखा था, लेकिन एक सनसनी सी इसके पूरे जिस्म में दौड़ी थी, इस शख्स की बेताबियां याद करते। एक शर्मीली सी मुस्कुराहट इसके चेहरे पर सजी थी। अपना घूंघट उठाते इसने एक तरफ रखा और आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। वो बेहद हसीन लग रही थी। जब इसी लम्हे दरवाजा खुला तो अर्शिया ने झटके से मुड़ते इसे देखा, जहां वो पूरी शान से चलता हुआ अंदर आया था और अपने पीछे से दरवाजे को लॉक किया था। अर्शिया ने उड़ी रंगत के साथ इसे देखा था। वो इसका ख्वाब थी, इसका मोहब्बत थी, इसका जुनून था। वो इसका ख्वाब था, इसकी मोहब्बत था, इसका जुनून था, इसकी दीवानगी था, क्या नहीं था। वो इश्क करने लगी थी इसे और वो काबिल था इसके इश्क के। आज वो इसकी बीवी बनी, पूरे हक से इसकी दुल्हन बनी, इसके सामने खड़ी थी। ये वाकई किसी ख्वाब से कम तो ना था। यारम ने अपनी शाल उतारते एक तरफ रखी थी और इसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। संजीदा नीली आंखें इसके हसीन अक्स पर टिकी थी। आज वो हर तरह से इसकी हो जाएगी। वो सरशार इसकी तरफ बढ़ा था। मुझे रवायती दुल्हनों वाली तवक्का तुमसे बिल्कुल नहीं है और तुम पूरी उतरी हो मेरी तवक्का पर, यारम ने मुस्कुराते हुए कहा। तो वो मुस्कुराती हमेशा की तरह अपनी बाहों का हार इसके गले में डाल गई। अर्शिया यारम सुल्तान आम लड़कियों की तरह नहीं है जो दूसरी दुल्हनों की तरह शर्माए लजाए। वो इसकी दाढ़ी पर हाथ रखे मुस्कुराती हुई बोली थी। यारम गहरा मुस्कुराया था कि इसके सीधे गाल पर गड़ा पड़ा था। बहुत हसीन लग रही हो मेरी, बिल्कुल मेरी दुल्हन। यारम ने इसका माथा चूमते इसके जूड़े की पिन खींची थी और इसके सुनहरे बाल खुलते चले गए थे। वो आंखें बंद करती एक सुकून की लहर खुद में उतरती महसूस कर रही थी। यारम ने इसके एक एक नकूश को हमेशा की तरह खराज पेश किया था। वो मुस्कुराती आंखें बंद करती मसरूरियत से इसके लबों की तहरीर अपने हसीन चेहरे पर महसूस कर रही थी। दिल चाहता है मुझे दीवाना बनाने पर तुम्हें इतनी सजाएं दूं कि सारी जिंदगी खत्म हो जाए, मगर सजा खत्म ना हो। यारम ने खुमार में डूबे कान की लूक को काटा था। वो सख्ती इसके कॉलर को थाम गई थी। वो 2 कदम दूर हुआ था और अपनी शेरवानी के बटन खोलते इसे ऊपर से नीचे तक देखा था, जो आंखें बंद की गहरी सांसें भर रही थी। शेरवानी उतारते एक तरफ रखती यारम इसके पास आए, जो अब इसको देख रही थी। मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा। यारम ने इसकी सांसों में तलातुम बर्पा करते इसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा।
तो अर्शिया मुस्कुराती अपना रुख मोड़ गई। आज मैं तुम्हारी खूबसूरती को इस तरह से सराहूंगा तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। वो इसके बालों में गहरा सांस भरते हुए बोला था। अर्शिया का रूम रूम कांप उठा था इसकी भारी आवाज महसूस करते। तुम बहुत खास हो अर्शिया, यारम सुल्तान किताबों में लिखे खूबसूरत अल्फाजों जैसी खास। तुम यारम सुल्तान के जीने की वजह हो, इतनी खास हो तुम, कोई लड़की इस मकाम पर नहीं पहुंच सकती, इतनी खास हो तुम। वो इसके कान की लू पर होंठ रखते बोला था। अर्शिया ने मुस्कुराते आईने से इसे देखा था। अब लग रहा था ना वो बिल्कुल इसकी तरह दीवाना, बिल्कुल इसी की तरह आशिक। वो इसके सार में पलटी थी और इसकी नीली आंखों को देखती नजरें इसकी उभरी हुई हड्डी पर टिकी थी। जैसे झुकते इसने चूमा था। यारम अपनी आंखें बंद कर गया था। आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं, आप वाहिद शख्स हैं जिसका ख्याल मेरे लबों पर मुस्कुराहट बखेर देता है। मैं लफ्ज़ों में वजाहत कर ही नहीं सकती कि आप मेरे लिए क्या हैं। बस इतना जान ले कि आप वो वाहिद शख्स हैं जिसके साथ मैं अपनी आखिरी आरामगाह तक सफ़र करना चाहती हूँ। वो इसके सीने से सर टिकाती आंखें बंद कर गई और यारम सुल्तान को बहुत मोतबर कर गई थी। यारम ने इसे खुद से दूर करती इसे अपनी बाहों में भरा था और बिस्तर तक ले जाते इसे आराम से लिटाया था। मेरे पास तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं है, यारम ने इसके बाल चेहरे से हटाते कहा। तो वो गहरा मुस्कुराई। यारम ने झुकते इसकी मुस्कुराहट को चुना था। वो फिजा में किसी हाकिम की तरह छाया हुआ था। यारम ने इसे हरत ज़ेबो आसाई से आज़ाद किया था और फिर वो इस तरह छूने की इब्तिदा कर चुका था जैसे यारम सुल्तान को सजता और इसे ज़ेब देता था। ये लम्हा इनके लिए मुकम्मल था कि मोहब्बत एक पाकीज़ा रिश्ते को मुकम्मल करती अपनी कामयाबी पर आसपास रखसा थी। वो हैरत से डाइनिंग टेबल के पास खड़ी इन दोनों बाप बेटों को देख रही थी जो दिखने में बिल्कुल हूबहू थे। कुछ भी तो इनमें अलग ना था। वो पूरे का पूरा ज़ावियार सिकंदर जैसा था। इब्राहिम ज़ावियार सिकंदर जो बिल्कुल इसी की तरह संजीदगी से नाश्ता कर रहा था। वो इसी की तरह बाल बनाता था, इसी की तरह आंखें घुमाता था और पूरे का पूरा अपने बाप की तरह था, इसी को कॉपी करता था। हानम परेशानी से इन दोनों को देख रही थी। इसे डर था अगर इसका बेटा भी बड़े होकर अपने बाप की तरह खड़ूस बन गया तो फिर एक और हानम की जान अजाब बनेगी। मॉम मॉम, इब्राहिम ने दोबारा हानम को पुकारा तो वो हड़बड़ाकर होश में आई। कितनी बार कहा है मॉम मत कहा करो मुझे बेटा, अम्मी कहो। अम्मी देखो कितना प्यारा लगता है सुनने में। वो इसे प्यार से समझाते हुए बोली तो वो छोटा सा अपना आंखें घुमा गया। माम आप प्लीज मेरे कपड़े निकलवा दें, अनुषा मेरा वेट कर रही होगी। वो छोटी सी नाक चढ़ाकर बोला था। हानम ने गुस्से से इसका कान मरोड़ा तो ज़ावियार जो सुकून से नाश्ता कर रहा था हानम की इस हरकत पर फौरन इब्राहिम का कान छुड़वा गया। व्हाट इज दिस हानम, ज़ावियार ने हानम को घूरा तो वो भी इसे डबल घूरी से नवाज गई। देखें देखें इसे, आप मुझे कोई अंग्रेज मम्मी नहीं बनना, इसे कहें मुझे अम्मी कहा करें वरना मैं इसका ये नक्शा बिगाड़ दूंगी। वो गुस्से से इब्राहिम को देखती बोली तो ज़ावियार ने आंखें घुमाई। इब्राहिम मॉम की बात माना करो वरना मैं आपको हॉस्टल, क्या कहा आपने? हॉस्टल? मेरा इतना सा बच्चा और आपसे हॉस्टल भेजने की धमकी दे रहे हैं? आप मेरे बच्चे को हॉस्टल भेज कर दिखाएं, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अभी ज़ावियार और इब्राहिम को धमकाता कि हानम गुस्से से उबल पड़ी। ज़ावियार ने गुस्से से इसे घूरा। तुम ही हैंडल करो फिर अपने बेटे को, मुझे लेट हो रहा है, याराम वेट कर रहा होगा हमारा। ज़ावियार ने झिंझलाते हुए कहा तो वो इब्राहिम को फौरन सीने से लगा गई जो अब अपनी माँ की मोहब्बत देख आंखें घुमा गया था। मॉम रेडी होना है मुझे, अनुषा इंतजार कर रही होगी मेरा, इब्राहिम ने फिर कहा तो हानम कोफा से सर नफी में हिलाती से इसके रूम में ले गई थी। मेजर 6 महीने हो गए आपको गए हुए, अब हमें आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाए। वो तैयार खड़ी थी, आंखें बार बार नम हो रही थी। आज पलट कर अपने दोनों जुड़वा बच्चों को देखा जो एक बेटा और एक बेटी थी। अभी वो 1.5 साल के ही तो थे जब 6 महीने से अलमीर किसी केस के सिलसिले में गया हुआ था, कुछ पता नहीं था कब आए। वो पलटी थी और अपनी बच्चों को देखा था, मोमना और जरान। दोनों ही बहुत हसीन बच्चे थे, जबकि मोमना तो पूरी अलमीर की शबीह देती थी जबकि इर्तिसाम की बड़ी आंखें पूरी माही की तरह थी। महरमा अब एक डॉक्टर के ओहदे पर फाइज हो गई थी, इसकी डिग्री इसके हाथ में आई थी। इसके बाद ही इन्होंने अपनी फैमिली आगे बढ़ाई थी और ये ख्वाहिश अलमीर की थी। अब वो जाने को तैयार ही थी जब कमरे का दरवाजा खुला था और वो निखरा निखरा सा मुस्कुराता हुआ अंदर आया था। मेहरमा ने पलट कर देखा तो वो हैरत से गंग रह गई थी। क्या ये ख्वाब था? वो पूरे 6 महीने बाद अलमीर को देख रही थी, इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था। वो सब छोड़ छाड़ कर तेजी से अलमीर के सीने का हिस्सा बनी थी। ओहो, आराम से, क्या सांसें बंद करोगी मेरी? अलमीर ने सांसते हुए इसके बाल सिलाए थे जो रोती इसके सीने से लगी थी। आप हमसे बात मत करें, आपको शर्म नहीं आती? आप हमें और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। आपने हमसे कहा था जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन 6 महीने बाद आए हैं आप। वो रोती हुई एक ही सांस में गुस्से से बोली थी। अलमीर ने हैरत से इसे देखा था। कूल डाउन, सांस तो ले लो, वो हंसते हुए बोला था। माही बेरुखी से चेहरा मोड़ती से दूर हुई थी। अलमीर ने मुस्कुराते अपने बच्चों को देखा था जो सुकून से सो रहे थे। वो इनके करीब गया और झुककर इनके माथों को चूमा और माही को देखा जो इसे मुंह मोड़े रो रही थी। वो खड़ा हुआ और इसके करीब जाते इसकी पूंछ अपने सीने से लगाते इसने इसके बालों में चेहरा छुपाया। कोई ऐसे अपने शोर की खुश आमदीद करता है क्या? वो गहरी सांस भरते बोला था। माही ने इसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो अलमीर ने संजीदगी से इसका रुख मोड़ते अपनी तरफ किया। क्या कहती हो तुम मुझे? अलमीर ने संजीदगी से बोला तो वो कुछ ना बोली, बेरुखी से इसे देखती रही। मैंने कुछ पूछा है? वो संजीदा लहजे में बोला तो वो नजरें झुका गई। मेजर, वो धीमे लहजे में बोली। हाँ मेजर, मुझे अपनी जान से बढ़कर अजीज है ये रुतबा और इसके लिए मुझे 6 महीने क्या
6 साल भी दूर रहना पड़ सकता है, तुम अपना दिल मजबूत करना होगा मेहरमा। वो नरमी से इसे समझाता, इसके गाल को चूमता हुआ बोला तो इस जालिम की इस बात पर इसे शिकवा की ना निगाहों से देखने लगी। अच्छा मेरी जान, माफ कर दो मुझे, अब तो मैं आ गया हूं ना, अब क्या सारा वक्त नाराजगी में जाया करोगी? कोई आमद नहीं करोगी? आमद नहीं करोगी? वो इसके सुर्ख लबों को देखते बोला तो मुस्कुराती झिझकती नजरें झुका गई। अलमीर ने मुस्कुराती से सीने से लगाया और उसके बालों पर लब रखे। लंबे स्याह बाल तकिए पर बिखरे थे। वो गहरी नींद में महफ थी जब जरमान ने आती इसके सर पर होंठ रखे थे। उठ जाओ सनशाइन, अब तो सन काफी शाइन करने लगा है, 7 बज रहे हैं। वो शौक लेजे में बोला तो वो भी नींद में मुस्कुराती बमुश्किल आंखें खोल गई और शिकवा किनार निगाहों से जरमान खान को देखा जो मुस्कुराहट दबाते इसी को देख रहा था। ऐसे मत देखो सनशाइन, का रात रहम कर लिया, अब नहीं करूंगा। वो इसके माथे से माथा जोड़े बोला तो नूर ने इसके सीने पर हाथ रखे इसे खुद से दूर किया। अब आज मैं अपने बच्चों के साथ सोऊंगी, देखिएगा आप। वो मुंह बनाते बोली तो सलमान ने आंखें फाड़ी से देखा। नो सनशाइन, मेरा क्या होगा फिर? वो मासूमियत से बोला, लेकिन नूर को बिल्कुल मासूम ना लगा तो वो इसे यूं ही घूरती रही। आई एम सॉरी सनशाइन, प्लीज। वो इसे बाहों में भरते बोला तो मुस्कुराती से दूर हुई। आपकी मोरी इंतजार कर रही होगी, चलिए जल्दी से रेडी हो जाए, पहले ही लेट हो गया है। आली तो उठ भी गए होंगे, रोमान और दानीन को भी देखना होगा। वो जल्दी से बेड से उतरती बोली तो जरमान ने लब दबाती इसकी स्पीड चेक करी। वो अपने तीनों बच्चों के मामले में बहुत सख्त थी, जो कि मोहब्बत भी इनसे बेपनाह करती थी। सलमान और नूर तैयार होते नीचे आ गए तो नूर रोमान और दानीन को भी तैयार करती नीचे लाई, जबकि आली तो सबके साथ इतना घुल मिल गया था कि इसे कोई दूसरा याद नहीं था। सलमान सबसे ज्यादा अहमियत हमेशा की तरह आलियान को देता था, जो जिसका सबसे बड़ा बेटा था। इसके लिए बाद में रोमान और दानीन आते थे। वो कभी अपने तीनों बच्चों में फर्क नहीं करता था और यही बात हाला नूर का दिल जीत लिया करती थी। वो वाकई एक बहुत अच्छा इंसान था। यारम सुल्तान की शादी को आज 8 साल हो गए थे, इसलिए यहाँ एक बड़े पैमाने पर दावत रखी गई थी। वो सफेद साड़ी में खूबसूरत से तैयार हुई, लबों को सुर्ख रंगों में रंगे, डायमंड की नाजुक सी ज्वेलरी पहनने, बालों को खुला छोड़े नहायत हसीन लग रही थी। जब यारम कमरे में दाखिल हुआ और इसे इस सफेद साड़ी में देख वो बेसाख्ता दिल के मकाम पर हाथ रखता मुस्कुराया, तुम मेरी जान लेकर छोड़ोगी है ना? वो इसे मुस्कुराता घूरते हुए बोला तो वो पलट कर इसे देखने लगी, जो ब्लैक कलर के पैंट कोट में वक्त के साथ मजीद रोबदार और जाजिब नजर हो गया था। आप भी सारे हथियारों के साथ सामने खड़े हैं, ख्याल करिएगा जरा किसी लड़की की गहरी नजर आप पर पड़ी तो मैं वो नजर जड़ से उखाड़ दूंगी। वो करीब आती इसका कलर दुरुस्त करती बोली तो यारम ने लब दबाते अपनी मुस्कुराहट छुपाई और हमेशा की तरह इसके एक एक नकूश को चूमा। मेरी बीवी, मेरी जान, तुम बेफिक्र हो, मैं बाया पहन कर नीचे जाऊंगा। यारम की गैर मुतवक्के बात सुनते अर्शिया का बेसाख्ता कहका गूंजा। जब दरवाजा खोलते ही इसके दोनों बच्चे भागे हुए अंदर आए। इर्तसाम यारम सुल्तान इर्तसाम यारम सुल्तान और अनूशा यारम सुल्तान। इर्तसाम 6 साल का था जबकि अनूशा अभी 3 साल की थी। वो दोनों भागे हुए अंदर आए तो अर्शिया ने मुस्कुराते दोनों को देखकर इर्तसाम के बाद तो यारम मजीद इससे मोहब्बत जिताता था, लेकिन जब से अनूशा पैदा हुई थी यारम की सारी तवज्जो का मरकज वही बन गई थी, जिससे अर्शिया कभी कभी चिढ़ जाया करती थी। वो हूबहू अर्शिया जैसी थी, बहुत हसीन, जबकि इसकी आंखें यारम जैसी थी, नीली समंदर से, जिसने इसकी खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगा दिया था। जबकि इर्तसाम सुल्तान तो पूरे का पूरा वजाहत का शिकार था। यारम सुल्तान से भी कहीं ज्यादा हुस्न इसमें पाया गया था। कोई शक व शुबा नहीं था कि वो दोनों बच्चे अपने माँ बाप से ज्यादा हसीन थे। मामा प्लीज यहाँ झुकें, इर्तसाम ने कहा तो अर्शिया ने झुकते अपने बेटे को देखा, जिसने बिल्कुल बाप की तरह इसके हर नक्श पर अपने होंठ रखते ने चूमा था, जिसे देख यारम गहरा मुस्कुराया था। इसके बेटे में ये आदत शुरू से पाई जाती थी, शायद इसने अपने बाप से कॉपी की थी। यारम ने अनूशा को गोद में उठाया और मुस्कुराते इसका गाल चूमा और फिर वो सब कमरे से निकलते नीचे की तरफ बढ़े जहाँ सब मौजूद थे। सबकी मौजूदगी में मुस्कुराते इन्होंने केक काटा था और एक दूसरे को खिलाते अपने बच्चों को खिलाया था। अनूशा वो भीड़ में से इधर उधर होता इसके पास आया और संजीदा सी आवाज में बोला, बाप की तरह वो भी मुस्कुराने में चोर था। अनूशा ने इसे देख के रोते हुए आंखें रगड़ी थी। बीम, वो इब्राहिम को बीम कहा करती थी। जब से इसने बोलना सीखा था इसकी आंखों में आंसू देख के इब्राहिम तड़प उठा था। व्हाट हैपेंड? इब्राहिम ने परेशानी से पूछा। वो देखो, वो मेरे हाथ हो केक छीन ले दिया। वो मुस्कुराती इब्राहिम से एक छोटे से बच्चे की शिकायत लगाने लगी। इब्राहिम ने गुस्से से इसे देखा और इसकी तरफ गया था। इसे धक्का देते इब्राहिम ने इसके हाथ से सारा केक छीना तो वो बुरी तरह रोने लगा, जिसे देख हाना भागी हुई आई। इब्राहिम बेटा ये क्या किया? वो हैरत से बोली, लेकिन इब्राहिम गुस्से से इस बच्चे को घूरने लगा जिसने अनुषा से केक छीना था। मॉम, इसने मेरी अनुषा से केक छीना है, वो गुस्से से जुनूनी अंदाज में बोला था। हानम ने हैरत से देखा था, वो पूरे का पूरा जावियार था, बेहद जुनूनी और गुस्से का तेज। अर्शिया ने आते अनुषा को चुप कराया था और इसे गोद में उठाया था, जबकि दूर खड़ी जावियार ने मुस्कुराते यारम को देखते एक आई ब्रू उठाई थी।
सोचना भी मत, बहन दीदी काफ़ी हैं, बेटी की बात तो जबड़ा तोड़ दूंगा। यारों ने इसे घूरते हुए वार्निंग दी थी। इस पर इसका कहकर गूंजा था और सयाम राना वो अपने काम में इतना मगन हो गया था कि इसे अब वक्त ही नहीं था कि किसी को मोहब्बत की ही निगाह से देखता। इसलिए मोहब्बत बस एक बार थी, दोबारा इसने कभी किसी को वो अहमियत ना दी जो इसने रोहा खावर को दी थी। इसका इश्क रोहा के साथ ही तमाम हो गया था। पहले मोहब्बत कहाँ देखती थी कि सामने कौन है कैसा है। जब आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है फिर चाहे मुल्क छोड़ दो ये दुनिया, मोहब्बत की सीरी से निजात नामुमकिन हो जाती है। वेरी नाइस नावल। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त नावल था। मिलते हैं नेक्स्ट प्यारे से नावल के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।